एपिसोड 11 टू 20। अध्याय 11। इतने सालों से खाते हुए भी अचेतन। बैककोट। सोने से पहले किंग गुआंगलिन ने एक चैट ऐप पर नौकरी खोजने की इच्छा के बारे में एक मूड अपडेट पोस्ट किया, फिर अपनी आंखें बंद की और विश्लेषण किया कि उसे किस तरह की नौकरी की तलाश करनी चाहिए। उसका सबसे अच्छा दोस्त शियाओ यू एनिमेशन का काम करता था, जो एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन किंग गुआंगलिन को लगता था कि वह उस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। उसका ध्यान रचनात्मकता पर था और उसकी कला शैली काफी अनोखी थी, जिससे दूसरों के साथ घुलना मिलना मुश्किल हो जाता था। एक चित्रकार उपयुक्त हो सकता है, विशेषकर चून की हाथ से चित्रित चित्रकार वर्तमान में लोकप्रिय है, इसलिए उसे उस पर ध्यान देना चाहिए तथा समय मिलने पर उस क्षेत्र में अपने ज्ञान में सुधार करना चाहिए। गेमिंग उद्योग भी फल फूल रहा था, जिसमें मूल कला की मांग अधिक थी। अपने विचारों में किंग गुआंगलिन धीरे धीरे सो गया। वह बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था और रजाई पर हेफॉन द्वारा छोड़े गए शैम्पू की हल्की सी खुशबू बनी हुई थी। आधी रात की शांति में, क्या मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूँ? हेफेंग ने अपनी छोटी सी पोशाक में घूमते हुए ऊपर देखते हुए उससे पूछा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। ये सच था, हल्के गुलाबी रंग की पोशाक उसके गुलाबी गालों पर किसी राजकुमारी की तरह जंच रही थी। तुम्हारी आंखें कहाँ देख रही हैं? उसने अपनी पोशाक नीचे कर दी और किंग गुआंगलिन को सावधानी से देखा। किंग गुआंगलिन हैरान थी। क्या तुम ही तो नहीं थी जिसने मुझे अपनी ड्रेस देखने के लिए कहा था? हेफेंग 2 कदम आगे बढ़ा और किंग गुआंगलिन के करीब झुक गया, जिससे वह थोड़ा घबरा गया। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, हेफांग ने कहा। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, किंग गुआंगलिन ने अपना गला साफ करते हुए कहा। वह वहां अकड़ कर खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो फिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? हेफेंग अचानक हंसा, उसके कान के पास आकर धीमी कर्कश आवाज में पूछा। क्या तुम मेरे साथ संभोग करना चाहते हो? क्या? किंग गुआंगलिन चौंक गया, एक कदम पीछे हट गया, उसे अपनी सुनने की क्षमता पर संदेह हुआ। हेफेंग की मुस्कुराहट और अधिक चमकदार हो गई। धीरे धीरे उसके 2 नुकीले दांत दिखाई देने लगे तथा उसके सिर के ऊपर लोमड़ी जैसे कान दिखाई देने लगे। किंग गुआंगलिन ने डर के मारे देखा कि उसके हाथों में 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबे पंजे उगाए हैं और उसके पीछे कई रोएदार पूंछें फूलों की तरह खिल गई हैं। एक चीख के साथ वह मुड़ा और भाग गया। क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? हेफेंग की आवाज फिर से पीछे से आई और किंग गुआंगलिन ने घबराहट में पीछे मुड़कर देखा कि एक विशाल लोमड़ी उसकी ओर झपट रही है। उसने सांस लेने के लिए हांफते हुए अपनी आंखें खोली और कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था। खिड़की से बाहर देखने के लिए उसने अपना सिर घुमाया तो आसमान पहले से ही थोड़ा सा चमक रहा था। सपने के दृश्य को याद करते हुए लालमुंह इतना वास्तविक लग रहा था कि वह लगभग उसकी बदबू को सूंघ सकता था। कुछ देर तक वहीं लेटे रहने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो किंग गुआंगलिन ने बिस्तर से उठकर अपनी मेज पर बैठने और कंप्यूटर खोलकर ऑनलाइन नौकरियों की जांच करने तथा ग्राहकों के ऑर्डर के लिए ईमेल देखने का निर्णय लिया। लिविंग रूम से हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। किंग की मां पहले ही उठ चुकी थी। पुरानी पीढ़ी की आदत थी कि सूरज उगने से पहले ही टहलने निकल जाते थे, मानो सूरज को दिखावा कर रहे हों कि वे पहले उठ गए हैं। न जाने क्यों उन्हें सूरज से होड़ लगाने में मजा आता था। डिंग डोंग, फोन की घंटी बजी। किंग गुआंगलिन ने देखने के लिए फोन उठाया। हेफांग ही मैसेज भेज रही थी। क्या वो आज भी इतनी सुबह उठ गई थी? खोया हुआ और लौटने का इंतजार। सुबह 1। आज सचमुच बहुत जल्दी है। खोया हुआ और लौटने का इंतजार कर रहा हूँ, जाग गया हूँ और फिर सो नहीं पा रहा हूँ। क्या आज आप फ्री हैं? कंप्यूटर की तरफ देखते हुए उसने एक पल सोचा। पहले काम के मसले सुलझाना ज्यादा जरूरी लगा। अगर वह बाहर जाकर खेलना चाहती तो उसने मना कर दिया। 1। मैं स्वतंत्र हूँ या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। खोया हुआ और वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपके साथ मनोरंजन पार्क जाना चाहता हूँ। 1। कितने बजे? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। खोया हुआ और लौटने का इंतजार कर रहा हूँ, दोपहर के आसपास। सुबह मेरी परीक्षा है। 1। ठीक है, शुभकामनाएं। किंग गुआंगलिन ने थोड़ा उलझन में अपना फोन रख दिया। क्या वो मना करने वाला तो नहीं था? 7 शब्द देखकर उसका सारा विरोध क्यों खत्म हो गया? वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। कितना निराशाजनक मामला था। खुद को खूब कोसने के बाद वह उठा और अपनी अलमारी में जाकर बाहर जाने के लिए कपड़े चुनने लगा। उपाधि पाने के बाद यह उसकी पहली डेट थी, उसे अच्छे से तैयार होना था। दस्तक दस्तक दस्तक। उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और किंग की मां की आवाज आई। क्या तुम अभी तक उठे हो? मैं कुछ देर से जाग रहा हूँ। आज काफी जल्दी उठ रही हो। किंग की मां ने दरवाजा खोला। बाहर आओ और कुछ अंडे खाओ। इतनी सुबह सुबह अंडे? किंग गुआंगलिन ने एक चेकदार शर्ट निकाली और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। क्या ये सुंदर लग रहा है? किंग की मां ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बेकार, वो हल्का नीला वाला पहन लो, उसमें ज्यादा जोश है। तुम्हें क्या पता? किंग गुआंगलिन ने अपनी सौंदर्यबोध पर जोर देते हुए तिरस्कार व्यक्त किया और अलमारी बंद कर दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपने हाथ के एक झटके से किंग की मां मुड़ी और लिविंग रूम में वापस चली गई। उससे निपटने की जहमत नहीं उठाई। मैंने तुम्हारे लिए 3 अंडे पकाए हैं, जल्दी करो और उन्हें खा लो। कुछ देर तक कमरे में इधर उधर भटकने के बाद किंग गुआंगलिन अंततः बाहर आया। मेज पर अंडे देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हम देखो, फिर भूल गए है ना? आज तुम्हारा जन्मदिन है। किंग की मां ने उसे चिड़ी हुई नजर से देखा, फिर अपनी टारबिन में पानी डालने के लिए वापस मुड़ गईं। युवा लोग उलझन में जीवन जी रहे हैं, शायद उन्हें यह भी पता नहीं है कि आज कौन सा दिन है। वे अपने जैसे वृद्ध व्यक्ति की तरह स्पष्ट सोच नहीं रखते हैं, जो पूरे दिन घर के अंदर नहीं रहते हैं, आलसी हैं। जाओ और उस लड़की के साथ अच्छे से घुल मिल जाओ, उसे जल्द ही अपना बना लेने दो ताकि मुझे रोज तुम्हारा सामना न करना पड़े। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। तुम हमेशा कमरे में बिना हिले डुले पड़े रहते हो या फिर रंग से गंदा हो जाते हो। अरे, तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़की की नजर खराब है?
अफसोस है कि उसे तुम पसंद आ गए, तुम्हें तो मन ही मन खुश होना चाहिए। किन की माँ बड़बड़ाती रही, जबकि किंग गुआंगलिन को लंबे समय से उसकी बकबक सुनने की आदत थी। वह एक अंडा उठाती और उस पर बने छेदों को गिनती तथा ये सुनिश्चित करती कि कुल 7 ही हों। जन्मदिन की रस्म के लिए उसे न सिर्फ अंडे खाने थे, बल्कि उन अंडों में 7 छेद भी करने थे, जिन्हें 7 चतुर हृदय कहा जाता था। कहा जाता था कि इन्हें खाने से आप ज्यादा चतुर बन जाते हैं। उसे पता नहीं था कि यह कहावत कहाँ से आए, लेकिन जब से किंग गुआंगलिन को याद है, वह उन्हें ऐसे ही खाता आया था। उसे लगता था कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अरे ठीक है, किंग की माँ अचानक मुड़ी, आज के मौके पर हेफॉन को बुला लो और हम आज रात साथ में खाना खा सकते हैं। मैं और सामान खरीदूंगी, जरूरत नहीं है। किंग गुआंगलिन एक अंडा खा चुका था और दूसरा छील रहा था। हम दोपहर में खेलने जा रहे हैं, बाहर ही खाना खाएंगे। ओह, किंग की माँ ने पीछे मुड़कर तारोबीन के पत्तों को पोंछने के लिए एक मुलायम कपड़े का इस्तेमाल किया, तो फिर उसे कहीं अच्छी जगह ले जाना, सड़क किनारे मेमने का सूप, नूडल्स या मसालेदार हॉटपॉट मत खिलाना। मुझे पता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंग गुआंगलिन थोड़ा परेशान था, वह तो बस एक गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग कर रहा था और किंग की माँ उससे ज्यादा चिंतित थी। तुम्हें कुछ नहीं पता। किंग की माँ अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी और अपने दशकों के अनुभव को उसे बताती रही। तुम्हें लड़कियों से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, समय समय पर छोटे मोटे तोहफे देने चाहिए, चाहे कितने भी महंगे क्यों न हो, सोच ही मायने रखती है। बाहर जाते समय पिंजरे में बंद पंछी की तरह मत बनो, कुछ तो कहो। अरे सुन रहे हो, खाना खाकर वापस अपने कमरे में भाग जाओगे तो फफूंद लग जाएगी। किंग गुआंगलिन ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे किंग की माँ की आवाज बाहर आ गई। किसी को डेट करना, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। बैककोट। अध्याय 12। तुमने कुछ गिरा दिया। जब हेफॉन हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुए किंग गुआंगलिन के सामने आया, तो किंग गुआंगलिन की भौहें थोड़ी सी झुक गईं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? हे फैंग ने हैरान होकर पूछा। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। किंग गुआंगलिन ने ये देखने की इच्छा को दबा दिया कि क्या उसके पीछे कोई पूंछ है। आप क्या ले जा रही हैं? उसके हाथ में एक कागज का डिब्बा था, जो न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, चौकोर और सादा था और उस पर कोई पैटर्न नहीं था। यह एक रहस्य है। हेफॉन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और मनोरंजन पार्क के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। किंग गुआंगलिन पीछे पीछे चल रही थी, एक जवान लड़की जैसी आकृति वाली। उसके बंधे हुए लंबे बाल कंधों तक लटक रहे थे, पीठ पर एक छोटा सा नारंगी लाल बैग, उसके नीचे स्कर्ट में लिपटा हुआ छोटा सा नितंब, बिना पूंछ के और बिना रोएदार कान। वह जल्दी पहुंच गया था और टिकटें खरीदकर आराम से पार्क में दाखिल हो गया। फिर उसने सारा सामान पास के एक लॉकर में रख दिया, सिर्फ अपना बटुआ और फोन ही रखा। हमें पहले क्या खेलना चाहिए? किंग गुआंगलिन ने पार्क नेविगेशन पुस्तिका पकड़े हुए पूछा। हिंडोला, स्लाइड राइड, रोलर कोस्टर, विशाल झूला, ड्रॉप टॉवर। हेफैंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था। किंग गुआंगलिन उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। ओह, क्या तुम अभी से इतनी तीव्र बात शुरू करना चाहती हो? उन्होंने जिन सवारियों का उल्लेख किया वे पार्क के मुख्य आकर्षण थे, जिन्हें सबसे तीव्र और रोमांचकारी बताया गया। क्या तुम डर गए हो? हेफैंग ने किंग गुआंगलिन को तिरछी नजर से देखा। हे, मैं डर गई? किंग गुआंगलिन उसकी नजर से उत्तेजित होकर पलटकर बोला, चलो एक एक करके उड़ने वाली कुर्सियां और सभी रोमांचक सवारियां करते हैं। वह 2 कदम आगे बढ़ा और देखा कि हेफांग उसके पीछे नहीं आई है। वह पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। तुमने कुछ गिरा दिया। हेफैंग स्थिर खड़ा रहा। किंग गुआंगलिन ने अपने चारों ओर महसूस किया, उसका फोन और बटुआ वहीं थे। क्या मुझे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह एक क्षण के लिए ठिठक गया, फिर झेपकर पीछे चला गया और हेफॉन का छोटा सा हाथ पकड़कर उसे आगे ले गया। श्रीकिन, आपने कल मुझसे मीठी बातें कही। हेफॉन ने छोटे चेहरे के साथ उनकी ओर देखा। हमने एक दूसरे से ये बातें कही। किंग गुआंगलिन ने उदासीन दिखने की कोशिश की, हालांकि उसकी नजरें पहले ही कहीं और चली गई थीं। ये प्रगति है, मुझे तुम्हें पुरस्कृत करना है। वह 2 बार हल्के से उछलकर किंग गुआंगलिन के सामने खड़ी हो गई। ऐसी जगह पर क्या ये अनुचित नहीं है? किंग गुआंगलिन ने घबराहट से चारों ओर देखा। ठीक है, तो मैं इसे बात के लिए रख लूंगा। हेफॉन को किंग गुआंगलिन का घबराया हुआ व्यवहार देखकर विशेष रूप से अच्छा लगा। वह मुस्कुराया और आगे चलना जारी रखा। किंग गुआंगलिन को एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर उसे मात दे दी है। उसने गुस्से में हेफॉन का छोटा सा हाथ सहलाया, यहाँ तक कि अपने अंगूठे से कई बार उसके हाथ को सहलाया। यह अजीब बात थी, महिलाओं के हाथों की हड्डियां नर्म, चिकनी और कोमल लगती थीं। क्या यह अच्छा लग रहा है? हेफैंग ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से हंसते हुए कहा। बहुत बढ़िया। किंग गुआंगलिन ने जोर से जवाब दिया और खुद को भी साथ खेलने के लिए मजबूर किया। तो इसे कुछ और बार छुओ। हेफैंग ने उसका छोटा सा हाथ कस लिया और खुशी खुशी उसे रोलर कोस्टर के प्रतीक्षा क्षेत्र में खींच लिया। लुओ शहर का मनोरंजन पार्क देश के दूसरे दर्जे के पार्कों में सबसे ऊपर था, जिसमें किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं थी। हालांकि इनमें से कोई भी आकर्षण देश में सबसे ज्यादा नहीं था, फिर भी हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। लुओ सिटी रोलर कोस्टर में आपका स्वागत है। ये सवारी 1.2 से 1.9 मीटर की ऊंचाई वाले यात्रियों के लिए उपयुक्त है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोशन सिकनेस, चक्कर आना या नशे की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए। जैसा कि ऑपरेटर ने बताया था, किंग गुआंगलिन ने प्रवेश किया, अपना फोन और बटुआ अस्थायी लॉकर में रख दिया। फिर हेफॉन्ग उसे पहली पंक्ति की सीट पर ले गए और ऑपरेटर द्वारा सीट बेल्ट की जांच करने की प्रतीक्षा करने लगे। वह थोड़ा घबराया हुआ था। जिंदगी में वह कभी बच्चों के रोलर कोस्टर से ज्यादा किसी और सवारी पर नहीं गया था, जो सिर्फ 200 मीटर से ज्यादा लंबी और धीमी थी और जिसे रोमांचकारी सवारी नहीं कहा जा सकता था। ब्रोशर के अनुसार ये रोलर कोस्टर 900 मीटर से अधिक लंबा था, जिसमें 4 बड़े लूप, एक इम्मिलमेन मोड़ और ऊर्ध्वाधर गिरावट थी, जो वास्तव में एक रोमांचक अनुभव था।
हे फैंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़कर अपने आपस में जुड़े हाथों को कसते हुए कहा, डर गए? बिल्कुल नहीं, किंग गुआंगलिन ने अपना सिर हिलाया। अगर आप चिंतित हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। वह बहुत सहज लग रही थी। अगर यह रोमांचक लगता है तो बस चिल्लाओ। रोलर कोस्टर धीरे धीरे चलने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, किंग गुआंगलिन ने अनजाने में ही फॉन के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शिखर पर पहुंचकर एक क्षण का विराम आया, फिर अचानक एक छलांग। तीव्र गति और तेज हवा ने किंग गुआंगलिन की सांसें रोक दी और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वे बड़े चक्कर पर पहुंच गए। बाकी लोग चिल्लाने लगे। किंग गुआंगलिन ने अपनी इच्छा को दबाते हुए हे फॉन की तरफ एक नजर डाली। वह भी उत्साह से चिल्लाई और अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। किंग गुआंगलिन ने एक बार चिल्लाने की कोशिश की और उसे काफी असरदार पाया। सारा तनाव और बेचैनी चिल्लाने से बाहर निकल गई, अब और नहीं रुकी। एड्रेनालाइन के बढ़ते स्तर और चीख पुकार से भरे सफर के साथ समूह ने एक के बाद एक लूप पूरे किए, जो लगभग 3.5 मिनट तक खींचे हुए लग रहे थे। किंग गुआंगलिन ने हे फॉन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे एक ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक अवर्णनीय अद्भुत अनुभूति जो किसी को इस क्षण में हमेशा के लिए डूबे रहने के लिए प्रेरित करती है। जब रोलर कोस्टर धीरे धीरे बंद हो गया तो किंग गुआंगलिन अभी भी इसके खत्म होने के लिए कुछ अनिच्छुक था। हे फैंग का चेहरा हल्की लालिमा से रंगा हुआ था। वह अभी भी थोड़ा हौंफ रही थी। पसीने से उसके माथे पर बालों की कुछ लंटें चिपकी हुई थी। वह उसकी ओर मुड़ी। तुम्हें कैसा लग रहा है? उत्साहजनक। किंग गुआंगलिन ने उसके चेहरे की ओर देखा, थोड़ा चकित। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, फिर भी एक अलग तरीके से, जैसे कि वह भावुक हो गया हो। ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम डरे हुए नहीं हो। हे फैंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए सीट बेल्ट खोली और उसे सीट से उतार दिया। चलो अगले वाले। बाहर निकलते हुए वे कुछ कदम आगे बढ़े, फिर वह एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंची जिस पर एरियल फोटोग्राफी लिखा था, जहां एक कंप्यूटर और 2 प्रिंटर रखे हुए थे। क्या तुम दोनों अभी रोलर कोस्टर से उतरे हो? आओ देखो तुम्हारी कोई तस्वीर है या नहीं। अंदर बैठे एक युवक ने स्वागत किया। कुछ की स्ट्रोक्स के साथ रोलर कोस्टर के सबसे ऊंचे स्थान की एक तस्वीर स्क्रीन पर आ गई। ओह, तुम तो पहली पंक्ति में हो। किंग गुआंगलिन आश्चर्यचकित था। क्या ऐसी कोई सेवा है? फोटो में दोनों को चीखते हुए, हाथों को कसकर पकड़े हुए स्पष्टता के साथ लिया गया है तथा सभी भाव और विवरण प्रदर्शित हैं। हे फैंग ने कुछ देर तक फोटो का अध्ययन किया और फिर बोले, चलो बाकी फोटो भी देखते हैं। युवक ने फोटो की प्रशंसा करते हुए कीबोर्ड पर टैप करना जारी रखा। वह काफी अच्छी थी, जिसमें सारा तनाव कैद हो गया, विशेष रूप से आप दोनों पहली पंक्ति में, और आपको कोई रोक नहीं रहा था। अरे ये तो और भी बेहतर है। नई तस्वीर में दोनों एक दूसरे को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं। हे फॉन थोड़ा उत्तेजित हैं और उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ है। किंग गुआंगलिन जोर से चिल्ला रहे हैं, दोनों की आंखों में मुस्कुराहट के संकेत हैं। इसे प्रिंट कर लो और अगला देखेंगे। हे फॉन ने तुरंत निर्णय लिया कि इसे बचाना होगा। एक कॉपी या दो? युवक ने आने वाले आगंतुकों की ओर मुड़ते हुए प्रसन्नतापूर्वक पूछा। जल्दी मत करो, सबकी बारी है, एक एक करके। किंग गुआंगलिन 2 प्रतियां कहने ही वाला था कि हे फॉन ने बीच में कहा, एक बड़ी। ठीक है, एक बड़ी प्रति। युवक ने प्रिंटर चालू करते हुए दोहराया। फोटो पेपर अंदर सरक रहा था और फिर धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसे ही उनकी छवि मुद्रित हो रही थी। तीसरा वाला पहले वाले 2 जितना अच्छा नहीं है। क्या आप पहले वाले की भी एक प्रति चाहेंगे? जब आप बाहर मौज मस्ती कर रहे हो तो यादें संजोना अच्छा होता है। जितनी ज्यादा तस्वीरें होंगी, भविष्य की यादों के लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें कुछ और तस्वीरें छोड़ने के लिए राजी किया। नहीं धन्यवाद, बस इतना ही। हे फैंग ने मुस्कुराते हुए अपना बटुआ निकालते हुए कहा, कितना? मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। किंग गुआंगलिन ने पैसे देने पर जोर दिया। हे फांग ने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। किसी कारण से, बिना शब्दों के, बिना अतिरिक्त इशारों के, सिर्फ एक नजर से वह हे फॉन का मतलब समझ गया। आपके और मेरे बीच इन चीजों पर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 13, अगर तुम ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें चूमना पड़ सकता है। बैककोट। क्या आप हमें मूल प्रति का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भेज सकते हैं? हे फॉन ने युवक से फिर पूछा। लेमिनेटेड शीट लेकर फोटो आने का इंतजार कर रहे युवक ने सहजता से कहा, आप में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं भेज सकता। मेरे पास एक यूएसबी ड्राइव है। उसने अपने छोटे बैग से एक पांडा के आकार की यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे हल्के से दबाया, जिससे प्लग बाहर आ गया। वह हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हे फोन के पास यूएसबी ड्राइव होगी, जिससे वह थोड़ा परेशान हो गया। इंटरनेट न होने की बात तो बस एक बहाना है। दरअसल कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक वर्जन देने की नीति है। अगर वे इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी दे दे तो फिर कौन तस्वीरें छापेगा? आजकल प्रिंट लोकप्रिय नहीं है। लोग आसानी से पहुंच के लिए उन्हें अपने फोन में रखना पसंद करते हैं। मैंने फोटो पहले ही प्रिंट कर ली है। हे फैंग ने प्रिंटर से आधी बाहर निकली फोटो की ओर इशारा किया। अगर कंपनी को पता चल गया तो मैं 10 युआन जोड़ दूंगा। वह अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही हे फैंग ने उसे बीच में ही रोक दिया और पांडा यूएसबी को मेज पर रख दिया। ठीक है। युवक ने फोटो की ओर देखा और फिर पांडा की ओर, समझौता करते हुए 10 युआन आसानी से मिलने वाला पैसा था। उसने यूएसबी को कंप्यूटर में लगाया, फोटो को काटने के लिए कुछ बार क्लिक किया, फिर प्रिंटर से ताजा छपी हुई फोटो निकाली और उसे लेमिनेट किया। फोटो के लिए 30, कुल 40। हे फैंग ने ये सुनते ही पैसे तैयार कर लिए और 40 युआन मेज पर रख दिए तथा धैर्यपूर्वक फोटो लेने के लिए उसका इंतजार करने लगा। हो गया। एक क्षण बाद युवक ने फोटो और यूएसबी सौंप दिया। हे फॉन्ग ने फोटो स्वीकार कर लिया और किंग गुआंगलिन ने पांडा को ले लिया और उसे वापस अपने छोटे बैग में रख दिया। केबिन से बाहर निकलकर हे फॉन्ग प्रसन्न भाव से फोटो को देखता रहा। किंग गुआंगलिन ने उसका हाथ पकड़ा और चारों ओर देखा। अब आगे कहाँ? ये लो। हे फैंग ने उसे फोटो दी, फिर एक दिशा में इशारा किया, चलो इस तरफ चलते हैं।
क्यों न 2 प्रतियां ले ली जाएं। किंग गुआंगलिन ने फोटो ली और उसे ध्यान से देखा। वह अच्छी तरह ली गई थी और उसे वह बहुत पसंद आई। 2 क्यों ले लो, हे फैंग ने प्रतिवाद किया। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किंग गुआंगलिन को समझ नहीं आया कि 2 तस्वीरों का अलगाव से क्या संबंध है। एक ही काफी है। हे फांग ने उनके हाथ मिलाए। वहां वह ड्रॉप टावर है। पार्क के रोमांचक मुख्य आकर्षण वे 3 ही थे जिनका जिक्र हे फांग ने शुरू में किया था, बाकी एक स्तर नीचे थे। फिर भी किंग गुआंगलिन और हे फांग को ज्यादातर आकर्षणों का अनुभव करने में लगभग 2 घंटे लगे। हाथों में हाथ डाले वे पार्क की पगडंडियों पर टहल रहे थे। हे फांग अभी भी ऊर्जा से भरपूर लग रहा था, जबकि किंग गुआंगलिन रोमांच से थोड़ा थका हुआ था। पार्क की लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी तरह से की गई थी, हर जगह अलग अलग पौधे थे। हे फांग की नजर दूर फूलों की क्यारी पर पड़ी और उसने किंग गुआंगलिन को सीधे अपनी ओर खींच लिया। आओ एक सेल्फी लेते हैं। उसने किंग गुआंगलिन को फूलों के सामने खींच लिया और अपनी बांह उसके हाथ में डाल दी। कैमरे की तरफ देखो। किंग गुआंगलिन ने सहयोगात्मक रूप से शांति का संकेत दिया, जबकि हे फांग ने अपनी छोटी नाक सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारी सभी प्लेट शर्ट फेंक दूंगी, वे बहुत बेकार हैं। प्लेट शर्ट में क्या बेवकूफी है? किंग गुआंगलिन नाराज था, उसने इन्हें बड़ी सावधानी से चुना था। तुमने जो स्टाइल चुना है वो बेतुका है और रंग भी। देखो, हे फैंग ने उसे ताजा खींची गई तस्वीर दिखाई। और ये शांति का चिन्ह, ऐसा अब भी कौन करता है? किंग गुआंगलिन ने उसे देखा और सोचा कि सब ठीक है। यह उतना बुरा कैसे था जितना उसने कहा था? मुझे लगता है कि यह ठीक है। ये चमकीला और खुशनुमा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, इसे वापस ले लो। हे फैंग असंतुष्ट था। जरा पास आओ। हाँ, शांति का चिन्ह नीचे कर दो, वरना मुझे पकड़ लो। एक और शॉट लेने के बाद उसने फिर से देखा, फिर भी असंतुष्ट। फिर से, तुम्हारे हाव भाव बहुत गंभीर हैं, थोड़ा शांत हो जाओ, मुस्कुराओ और ज्यादा खुशी से मुस्कुराओ। मुझे लगता है कि यह ठीक है। हर तस्वीर बहुत अच्छी है, किंग गुआंगलिन ने कहा। उन्हें पहले से ली गई तस्वीरों में कोई समस्या नहीं दिखी। फिर से, इतना अकड़ मत दिखाओ, अपनी बांह मेरे चारों ओर डालो, उसे नीचे करो, ठीक है, हिलना मत। हे फैंग ने अपने फोन से कुछ और तस्वीरें लीं और आखिरकार संतुष्ट हो गई। क्या हमारा काम हो गया? चलो अब दूसरी जगहें देखने चलते हैं। किंग गुआंगलिन ने राहत की सांस ली। इधर इस तरफ आओ, इस एंगल से अच्छा लगेगा। हे फैंग ने उसे बाईं तरफ से दाईं तरफ खींच लिया। और तस्वीरें नहीं, बस बहुत हो गया। किंग गुआंगलिन ने मना कर दिया। अभी भी ऐसी जगहें हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है। जल्दी करो, बस एक आखिरी शॉट। हे फैंग ने आग्रह किया। चलो चलें। किंग गुआंगलिन ने उसे खींच लिया, जाने को उत्सुक। क्या ये तस्वीरें काफी नहीं थीं? एक आखिरी गोली, एक आखिरी गोली। हे फैंग ने उसे खींचा और जब वह फिर भी हिचकिचाया तो उसने शरारत से घूरा। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चूम लूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने अपने होंठ भींच लिए। वह उसे उस शरारती धमकी को पूरा करने के लिए पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा लगेगा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, मानो वह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा हो। ये गलत लगा। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद वह आज्ञाकारी रूप से दाईं ओर खड़ा हो गया और हे फॉन्ग को तस्वीरें खींचते रहने दिया। महिलाएं वास्तव में धोखेबाज होती हैं। उसने एक आखिरी शॉट देने का वादा किया, लेकिन 2 शॉट के बाद ये खत्म हो गया। चलो कहीं और घूमने चलते हैं। वह संतुष्ट होकर अपने फोन पर फोटोज देखने लगी। मैं इसे अपना वॉलपेपर लगा रही हूँ। मैं इसे तुम्हें भेज दूंगी, तुम भी इसे अपना बना लेना। उसकी जेब से एक झनकार निकली। फोटो पहले ही किंग गुआंगलिन के फोन पर आ चुकी थी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में कर दूंगा। किंग गुआंगलिन ने अपने फोन पर नजर डाली, जहां होम स्क्रीन पर उनके सिर एक दूसरे से सटे हुए एक फोटो दिख रही थी। वह थोड़ा बेवकूफ लग रहा था, या यूं कहें कि प्लेट शर्ट थोड़ी बेवकूफ लग रही थी। नहीं, अभी करो, अपना फोन निकालो। हे फांग ने जोर देकर कहा और उसे तुरंत काम खत्म करने के लिए कहा। किंग गुआंगलिन के पास अपना फोन निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने सुंदर वॉलपेपर की जगह अपनी तस्वीर लगा दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हो गया। उसने फोन हे फांग की तरफ लहराया और फिर उसे जेब में रख लिया और आगे देखते हुए बोला, प्यास लगी है। चलो आराम करने की जगह पर थोड़ा आराम करते हैं और कुछ पीते हैं। जरूर। हे फैंग ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और अपनी गति तेज करते हुए एक बड़े मशरूम जैसे आकार के छोटे से घर की ओर चल पड़ी। पार्क में विश्राम स्थलों को विभिन्न पौधों की तरह सजाया गया था। क्या पीना है? किंग गुआंगलिन ने निराशा से मूल्य सूची देखी। महंगा। कोला की एक बोतल 6 युआन में, बोतल बंद पानी 5 युआन में। यहाँ कीमतें बहुत ज्यादा थीं। ये वाला। हे फैंग पहले ही फ्रिज से सेब के स्वाद वाला दही वाला पे निकाल चुका था और उसके लिए सी वर्ड्स की एक बोतल भी ले आया था। तुम्हें ये पसंद है ना? किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। विकल्प सीमित थे। उसे कार्बोनेटेड पे पसंद नहीं थे, इसलिए उसके पास सिर्फ बोतल बंद पानी और सी वर्ड्स ही विकल्प थे। जब वे पैसे देकर पास की मेज पर बैठे तो हे फांग ने स्ट्रॉ खोला, अपने ड्रिंक में छेद किया और धीरे धीरे घूंट भरती रही, जब तक कि डिब्बे में हवा के अंदर जाने से घूंट घूंट की आवाज नहीं आने लगी। इसका आनंद लेते हुए उसने खाली डिब्बा नीचे रख दिया, आंखें आधी बंद करके, एक संतुष्टि भरी आह के साथ। किंग गुआंगलिन ने देखा कि दही की एक छोटी सी बूंद उसके गुलाबी होंठों पर स्ट्रॉ की वजह से टिकी हुई थी। वह सोच रहा था कि शायद दही वाले पे का स्वाद बेहतर होगा, तभी उसकी छोटी सी गुलाबी जीभ बाहर निकली और उसे वापस अंदर कर दिया, जिससे वह और देख नहीं पाया। बैककोट। अध्याय 14। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तब भी मैं तुम्हें चूमूंगा। बैककोट। विश्राम क्षेत्र के अंदर कुछ मेजों और एक काउंटर के अलावा 50 मशीनों का एक घेरा भी था। हे फॉन्ग को इधर उधर देखते देख किंग गुआंगलिन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या तुम्हें ये पसंद है? मैं तुम्हारे लिए एक ले आता हूँ। हे फैंग ने उसकी ओर देखा। तुम एक भी नहीं पकड़ सकते? ये कितना मुश्किल हो सकता है? किंग गुआंगलिन को यकीन नहीं हुआ।
हालांकि उसने कभी नहीं खेला था, लेकिन वह जानता था कि यह कैसे काम करता है। बस पंजे पर नियंत्रण रखें और निशाना साधें। यहाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, चलो किसी और दिन मुझे कोई पसंद आने वाली चीज देखने तक इंतजार करते हैं। हे फैंग ने अपना सिर हिलाया, फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, वह फिर से उसकी तरफ मुस्कुराए। किंग गुआंगलिन ने उलझन महसूस करते हुए अपना सिर खुजलाया। आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं। वह खड़ी हुई और दही के पे का खाली डिब्बा कूड़ेदान में फेंक दिया। चलो घूमते रहते हैं। ओह, किंग गुआंगलिन ने अपना अधूरा सी वर्ड्स ड्रिंक उठाया और उसे बड़े मशरूम हाउस से बाहर ले जाया गया। क्या वह भूतिया घर है? कुछ कदम चलने और एक कोने में मुड़ने के बाद किंग गुआंगलिन को एक बड़ा विलो का पेड़ दिखाई दिया। उस पर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था, भूतों का शहर रहस्यमय है, और उसके बगल में एक महल जैसी संरचना थी। ऐसा ही लगता है, चलो कुछ मजा करते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद किंग गुआंगलिन फिर से कुछ रोमांच की तलाश में तैयार था। ये थोड़ा डरावना है, चलो कुछ और करते हैं। हे फैंग एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या तुम डरी हुई हो? किंग गुआंगलिन थोड़ा उत्साहित था। रास्ते में हे फांग उत्साह से तरह तरह के आकर्षण खेल रहा था, और पहली बार उसे कुछ ऐसा मिला जिससे वह डर सकती थी। हे फैंग ने उसे अजीब नजर से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों उत्साहित था। ऐसी अंधेरी जगहों से थोड़ा डरना सामान्य बात है ना? मनोरंजन पार्क रोमांच के लिए होते हैं, चलो। किंग गुआंगलिन इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी और शरारती मुस्कान के साथ उसे प्रेतवादित घर की ओर खींच लिया। उसने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उसके पास किंग गुआंगलिन के पीछे पीछे प्रेतवादित घर के प्रवेश द्वार तक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी, लेकिन तुम जानबूझकर मुझे डरा नहीं सकते या बहुत दूर नहीं भटक सकते, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा। किंग गुआंगलिन हे फॉन को प्रवेश द्वार तक ले गया। वहां का भयावह माहौल देखकर उसे अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ये वाकई डरावना लग रहा था। इस तरफ आओ, तुम दोनों। राक्षस का मुखौटा पहने एक मोटा कर्मचारी दीवार में लगी खिड़की से उन्हें पुकारता हुआ बोला, यहाँ से अंदर आओ। अब हालात का सामना करते हुए किंग गुआंगलिन पीछे नहीं हट सकता था। इसके अलावा हे फॉन उससे भी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसके छोटे से हाथ ने अनजाने में ही उसे कसकर पकड़ लिया था, जिससे उसे अजीब तरह से खुशी महसूस हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि किसी आदमी की कोई अजीब सुरक्षात्मक प्रवृत्ति काम कर रही थी। खैर, हे फॉन को थोड़ा डरा हुआ देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गई। ये कैसी गंध है? हे फैंग ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। किंग गुआंगलिन ने भी सूंघते हुए कहा, वास्तव में एक अजीब सी गंध है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। ये लाशों की गंध है, लाशों की दुर्गंध। गोलमटोल कर्मचारी ने अंदर से खुशी से समझाया, यहाँ से अंदर आओ। अगर तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए तो तुम वहां से बाहर आ सकते हो, अगर नहीं, हे, हम किसी भी हालत में नहीं खो जाएंगे। किंग गुआंगलिन बेफिक्र होकर हे फॉन की ओर मुड़ा। आओ, मेरे पास आओ। हे फैंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने उसकी कमीज का किनारा पकड़ लिया और धीरे धीरे अंदर आते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। क्या अंदर कोई कर्मचारी है जो लोगों को डराने के लिए भूत बनने का नाटक कर रहा है? उसने मुड़कर उस मोटे आदमी से फिर पूछा। मोटा आदमी फिर से शरारत से हंसा। हो सकता है, या शायद नहीं। अंदर जाओ और पता करो। रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा हूँ। किंग गुआंगलिन अब उससे परेशान नहीं होना चाहती थी और हे फॉन को अंदर ले गई। रोशनी अचानक गायब हो गई। बस कुछ काली बत्तियां रह गईं जो मंद रोशनी छोड़ रही थी ताकि वे दीवारों से न टकराएं। कराहता संगीत और बेवजह ठंडी हवा ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। ये सबसे साधारण सा भूतिया घर है जहां अंधेरे का इस्तेमाल करके डर पैदा किया जाता है और कुछ नकली आकृतियां अचानक हिलती डुलती हैं। जब तक तुम्हें याद रहेगा कि यह सब नकली है, तब तक तुम ठीक रहोगे। किंग गुआंगलिन ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह काफी अनुभवी हो, और हे फॉन को ये बात बताई क्योंकि उसने महसूस किया कि वह उसे कसकर पकड़ रही है, जिससे वह गर्व से और भी ऊंचा उठ गया। पुरुषों को महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए, न कि चीखना चिल्लाना चाहिए और न ही खुद को सांत्वना देनी चाहिए। हे फॉन के उत्साह के नीचे जो अस्पष्ट दमन उसे महसूस हो रहा था, वह तुरंत गायब हो गया। उसने गहरी सांस छोड़ी। विजय का एहसास हुआ। ये है। सामने दाईं ओर एक बड़े शराब के जार से चेहरे पर बालों से ढका एक छोटा सा भूत अचानक बाहर निकला और साथ में एक डरावनी हंसी भी थी। हे फैंग का शरीर कांप उठा और एक छोटी सी चीख के साथ वह किंग गुआंगलिन से कसकर चिपक गई। किंग गुआंगलिन भी चौंक गया, लगभग चीख पड़ा, पर खुद को रोक लिया। पलटकर उसने हे फॉन की पीठ थपथपाए और उसे दिलासा दिया, ये नकली है, डरो मत, हम बस आगे बढ़ जाएंगे। उसने नीचे देखा। हे फॉन अपनी आंखें बंद करके उससे कसकर चिपकी हुई थी और बिना रास्ते की ओर देखे उसके पीछे चल रही थी। इतना डरपोक, किंग गुआंगलिन ने खुद से हंसते हुए कहा और चलते समय उससे ऊंची आवाज में बात करना जारी रखा। उसका पहले का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। वह पहले से कहीं ज्यादा बहादुर महसूस कर रहा था। उनके चारों ओर राक्षस प्रकट हुए, भयावह ध्वनि प्रभाव के साथ बाहर कूदते हुए उन्हें आश्चर्यचकित कर रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही किंग गुआंगलिन की रुचि खत्म हो गई और वह बस जल्दी से बाहर निकलना चाहता था। अंधेरा वातावरण दमनकारी था और बाहर का उज्ज्वल विशाल क्षेत्र कहीं अधिक आरामदायक लग रहा था। उनके पीछे जंजीरों की खनकती आवाज सुनकर किंग गुआंगलिन ने मुड़कर देखा। तभी एक लंबा चौड़ा सा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज थी और वह उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे मुड़ता देख उस आकृति ने अपनी गति तेज कर दी। जंजीरों की झंझनाहट की आवाज और तेज हो गई। जल्दी करो, किंग गुआंगलिन ने हे फॉन को खींचते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके पीछे क्या है। क्या इस भूतिया घर में भूतों के वेश में असली लोग हो सकते हैं? बिल्कुल नामुमकिन। यदि वे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें बाहर उस मोटे कर्मचारी के शब्द और भयावह हंसी याद आई, जिसमें वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें असफल होने पर दंड देने के लिए किसी अंधेरे कमरे में घसीटा जाएगा।
सीने में दर्द महसूस करते हुए किंग गुआंगलिन को इस भूतिया घर के विचार पर राजी होने का पछतावा हुआ। यह मजेदार नहीं था। हे फैंग ने भी पीछे से शोर सुना और मुश्किल से आंखें खोलकर पलटी। उसे देखकर वह चीख पड़ी और जल्दी से पीछे मुड़ी और उसे और भी जोर से पकड़ लिया। किंग गुआंगलिन ने उसे तेजी से चलने के लिए कहा, लेकिन हे फांग अकड़ा हुआ और सुस्त था और पीछे वाली चीज मानो उन्हें पकड़ने ही वाली थी। और भी ज्यादा बेचैन होकर वह नीचे झुका, उसकी टांगें पकड़ी और उसे गोद में उठाकर आगे की ओर दौड़ा। शुक्र है कॉलेज के दौरान वह और उसके रूममेट्स अक्सर कसरत करते थे। हालांकि पिछले 2 सालों में उसने ज्यादा कसरत नहीं की थी, फिर भी वह इतना फिट था कि हे फांग को गोद में उठाना ज्यादा थका देने वाला नहीं था। जो भी उनका पीछा कर रहा था वे उस भूतिया घर से तेजी से भागे। या तो भूतिया घर काफी बड़ा था या फिर बहुत ज्यादा घुमावदार था। थोड़ी देर बाद थका हुआ और पसीने से तरबतर किंग गुआंगलिन को एहसास हुआ कि वह चीज अभी भी पीछे पीछे आ रही थी और जब भी वह लड़खड़ाता उसके पास आ जाती। रास्ते में उन्हें चौंका देने वाली नकली आकृतियां खास तौर पर परेशान करने वाली थीं। ये और नहीं चल सकता था। किंग गुआंगलिन की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक कोने में मुड़कर वह हेफॉन के साथ एक घने अंधेरे कोने में जा गिरा। उसकी पीठ बाहर की दीवार से लगी हुई थी, चेहरा अंदर की ओर था, उसे पूरी तरह से ढके हुए। उसने अपनी सांस रोक ली, उनके पीछे की आहटों को सुनने लगा। वह तनाव में था और यदि वह चीज करीब आने की हिम्मत करती तो हमला करने के लिए तैयार था। जंजीरों की आवाज नजदीक आती गई, कोने पर आकर रुक गई। अचानक भूतिया घर में भयानक सन्नाटा छा गया और किंग गुआंगलिन को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी भी पल उछलकर लड़ने के लिए तैयार। हेफांग का छोटा सा सिर थोड़ा हिला, उसकी आंखें धुंधली रोशनी में हल्की सी चमक रही थीं। उसकी गर्म सांसें किंग गुआंगलिन के कॉलरबोन से टकराईं। उसने महसूस किया कि जिस शरीर को उसने थामा था वह अब पहले जैसा अकड़न नहीं रहा, बल्कि शिथिल, मुलायम और कोमल महसूस हो रहा था। वह बता नहीं पाया कि कितना समय बीता, लंबा या बस एक छोटा सा पल। श्रृंखला की आवाजें फिर से शुरू हुई और फिर गायब हो गईं, जिससे एक और नकली आकृति हिलने लगी। जैसे ही आवाजें धीमी हुई, कोने में बैठा जोड़ा सावधानी से बाहर नहीं निकला और अंधेरे में खो गया। क्या ये चला गया? हे फैंग ने फुसफुसाते हुए पूछा। लगता है हो गया है। किंग गुआंगलिन ने दूर से आती आवाजों को ध्यान से सुना। ज्यादा दूर नहीं गया है। अंधेरे में हे फॉन्ग ने अपना चेहरा ऊपर झुकाया और उसके गर्म होंठ अप्रत्याशित रूप से उसके होंठों से दब गए, जिससे किंग गुआंगलिन जम गया। इससे पहले कि वह उस पल का आनंद ले पाता, उसके होठों की गर्माहट चली गई। हे फॉन्ग ने केवल एक हल्का सा चुंबन दिया था, जो उसके लगते ही चला गया। क्या ये नर्म था? उसने उसके कान में फुसफुसाया। क्या? किंग गुआंगलिन उस क्षणिक अनुभूति के बारे में सोचकर चकित रह गया। हे फैंग थोड़ा सा छटपटाया और उसने महसूस किया कि उसका हाथ अभी भी उसकी पीठ को थामे हुए था। बैककोट बैककोट बैककोट। अध्याय 15 शिक्षक की कक्षा शुरू होती है। बैककोट बैककोट बैककोट। जंजीरों में जकड़े कुल्हाड़ी वाले पागल से बच निकलने के बाद आगे कोई पीछा नहीं था। किंग गुआंगलिन अभी भी आगे चल रही थी, हे फॉन्ग उसका हाथ पकड़े हुए। अब वह पहले जैसी डरी हुई नहीं थी और शांति से उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। अब तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? जैसे ही वे बाहर निकलने के करीब पहुंचे, उसने सिर घुमाकर पूछा। हे फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने मुझे पकड़ लिया और भागे तो मुझे डर लगना बंद हो गया। किंग गुआंगलिन बोलने ही वाला था कि अचानक जमीन जोर से हिली, जिससे वह लगभग उछल पड़ा। पुतले तो बस लोगों को डराने के लिए थे, लेकिन इस चीज का शारीरिक असर था। सावधान रहो, यह आखिरी जाल है, उसने कहा, अपने पैरों के नीचे हिलती हुई बड़ी धातु की प्लेट को देखते हुए, ये सोचते हुए कि यह बल कहां से आ रहा है। हे फॉन्ग ने प्लेट से बचते हुए एक लंबा कदम उठाया, फिर 2 कदम और आगे बढ़ा और पर्दा उठा दिया। अचानक नजारा खुल गया। भूत शहर रहस्यमयी से गुजरने पर बधाई। उस गोल मटोल आदमी ने किसी समय अपना मुखौटा उतार दिया था, उसका गोल चेहरा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। बाहर निकलते समय ध्यान रखना, किसी बड़ी चीज ने हमारा पीछा अंदर कर दिया था। किंग गुआंगलिन ने मोटे आदमी के चेहरे को शक भरी नजरों से देखा। क्या वो तुम थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदर अभी कोई कर्मचारी नहीं है। मोटे आदमी ने जल्दी से हाथ हिलाया। यह एक भूतिया शहर है, यहाँ कुछ भी असामान्य हो सकता है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। किंग गुआंगलिन ने शब्दों का खेल सुना और इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हे फॉन्ग का छोटा सा हाथ पकड़कर वे बाहर चले गए। आगे क्या खेलना है? पार्क की नेविगेशन गाइड हाथ में लेकर किंग गुआंगलिन ने समीक्षा की कि क्या क्या खेलना बाकी है। हे फैंग ने अपने हाथ से आधा खाली सी वज्ज लिया और स्वाभाविक रूप से एक घूंट लिया बाहर निकलने के लिए। क्या आप जाना चाहते हो? किंग गुआंगलिन ने पूछा। उसने सी वज्ज को स्वीकार करते हुए उसे वापस दे दिया। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन उसे खोलकर पीने में शर्म आ रही थी। वो इतनी सहजता से कैसे पेश आ गई? किंग गुआंगलिन के गालों में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसके अनुभवी मन में उन्होंने अभी अभी डेटिंग शुरू की थी और हाथ थामना ही काफी होना चाहिए था। फिर भी वे यहाँ थे, चुंबन और आलिंगन के साथ, और यहाँ तक कि स्पर्श भी, हालांकि विशेष परिस्थितियों में। फिर भी प्रगति थोड़ी तेज थी। इसे धीमा करने की जरूरत थी। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर था। कुछ लेने के लिए? हे फैंग ने उसे आगे बढ़ाया। फिर हम खेलने वापस आएंगे। वह चीज वही बक्सा था जो वह पार्क में लाई थी। किंग गुआंगलिन ने फिर पूछा कि वह क्या है, लेकिन उसने बस सिर हिलाकर उसे नाव घाट की ओर ले गई। पार्क के बीचों बीच एक बड़ी झील थी, जो पार्क के आधे से ज्यादा हिस्से को घेरे हुए थी। वहां 20 से ज्यादा पैडल बोट खड़ी थी, जिन्हें चलाने के लिए लोगों को पैदल चलाना पड़ता था। ज्यादा तेज नहीं, बस आराम से खेलने के लिए। कृपया इस ओर आएं। नाव घाट पर मौजूद कर्मचारी, एक लंबा और पतला युवक जिसने बड़ी पुआल की टोपी पहन रखी थी, ने उन्हें अंदर जाने का रास्ता बताया। मुझे मछली के खाने के 2 बैग चाहिए। डिब्बा हाथ में होने के बावजूद हे फॉन्ग अपना बटुआ नहीं निकाल पाए, इसलिए उसने किंग गुआंगलिन को भुगतान करने का इशारा किया।
झील में काप मछलियों का एक बड़ा समूह था जो सुनहरे रंग के धागों से मिश्रित लाल रंग की एक बड़ी मछली थी। कभी कभी कोई मछली पानी से बाहर निकल आती थी जिससे लहरें पैदा होती थीं। किंग गुआंगलिन मछली के भोजन के 2 खरीदे हुए थैलों के साथ हेफांग के साथ नाव में बैठ गया। पुआल की टोपी वाले युवक ने नाव के अगले हिस्से से रस्सी खोली और उसे हल्के से धक्का दिया। नाव किनारे से दूर झील में चली गई। हेफांग ने सिर्फ उन दोनों के लिए एक 4 सीटों वाली नाव चुनी। 2 सीटों वाली नाव की तुलना में इस बड़ी नाव में बीच में एक अतिरिक्त चौकोर उभार था जहां उसने अपना बक्सा रखा था। किंग गुआंगलिन ने अनुमान लगाया कि उसने इसी उभार के कारण बड़ी नाव चुनी थी। उसने 1-2 बार पैदल चलाने की कोशिश की और उसे यह काफी आसान लगा। हेफांग ने पहले ही मछलियों के खाने का एक थैला खोल लिया था और मुट्ठी भर खाना किनारे बिखेर दिया था, जिससे मछलियां बेकाबू हो गईं और लाल मछलियों का एक समूह तेजी से उन पर झपट पड़ा। इसे दिलचस्प पाते हुए किंग गुआंगलिन ने देखा कि काप मछलियों ने उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था जहां मछली का भोजन बिखरा हुआ था और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगी। उनके शरीर का आधा हिस्सा पानी से बाहर निकला हुआ था और वे हवा निगल रही थी। हेफांग ने मछलियों के खाने का थैला उसे थमा दिया और किंग गुआंगलिन ने थोड़ा सा खाना फेंका, जिससे मछलियां और भी ज्यादा बेचैन हो गईं। कुछ ने तो अपनी पूंछ हिलाकर ऊपर छलांग लगा दी, जबकि कुछ पानी की सतह पर आ गईं और फिर पलटकर वापस गिर गईं। आप एक ही स्थान पर भोजन नहीं दे सकते, इसे नाव के पास छिड़कें और वे झील के केंद्र तक हमारे पीछे आएंगे, हेफांग ने कहा। जब उन्होंने प्रदर्शन किया, थोड़ी सी मछली का भोजन छिड़कते हुए मछलियों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया जो एक त्रिकोण आकार में उनकी नाव के पीछे चले गए। थोड़ा थोड़ा करके, है ना? किंग गुआंगलिन ने दृश्य को देखा, पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। उसके ऊपर शांति की भावना छा रही थी। हाँ, कदम दर कदम। हेफांग ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। किंग गुआंगलिन उसकी निगाहों के नीचे थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर खुजलाया, पानी का एक घूंट लिया, फिर ढक्कन को वापस लगाते हुए क्षण भर के लिए हिचकिचाया और अपनी आंख के कोने से हेफांग की ओर देखा। हेफांग को मुस्कुराते हुए अपनी ओर देखते देखकर उसने बेपरवाही का नाटक किया और दूसरी तरफ देखने लगा। आज तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? मंदारिन परीक्षा बहुत सरल है। हेफांग ने झील में मछली का एक और मुट्ठी भर खाना फेंक दिया। किंग गुआंगलिन को कुछ आश्चर्य हुआ। उस परीक्षा को लेने का क्या मतलब है? मुझे शिक्षक योग्यता परीक्षा भी देनी होगी, यह एक अनिवार्यता है, उसने सहजता से कहा। मैं भविष्य में भाषा शिक्षिका बनूंगी। किंग गुआंगलिन को और भी आश्चर्य हुआ। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं? क्यों नहीं? हेफांग ने अपनी बाहें उठाईं। मेरा मतलब ये नहीं था। किंग गुआंगलिन ने हाथ हिलाकर इशारा किया और फिर उन्हें नीचे रख दिया। उसकी नजर में भाषा के शिक्षक सख्त और डराने वाले होते हैं। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हेफांग छात्रों पर भौहें चढ़ाकर उन्हें डांटेगा। बस एक प्राथमिक विद्यालय की भाषा शिक्षिका, सर्दी और गर्मी की छुट्टियां, आराम से और कम काम। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने भविष्य की योजना पहले ही बना ली हो। फिर उसने अपनी मुद्रा ठीक की और 2 बार खांसी। सहपाठी किन शिक्षक है के व्याख्यान के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? इसमें एक खास आकर्षण है। किंग गुआंगलिन को एहसास हुआ कि उसके इस तरह पोज देने से वाकई एक टीचर जैसी झलक मिल रही थी, खासकर उसकी नजर से। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैंने सुना है कि पढ़ाना बहुत थका देने वाला काम है। पाठ्योजनाएं लिखना, असाइनमेंट का मूल्यांकन करना और पूरे दिन शिक्षण कार्यक्रम बनाना, यह उतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं। तुम्हें पता है या मुझे पता है? हेफांग ने उसे देखा। अब से मैं तुम्हें क्लासमेट किन कहूंगा और तुम मुझे टीचर हे कहोगे, ताकि मुझे पहले से ही टीचर होने का अनुभव मिल जाए। मैं मना करता हूँ। किंग गुआंगलिन ने मना कर दिया। वह उससे 2 साल बड़ा था, वह उसे गुरु कैसे कह सकता था? मैं बड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे भाई किन कहना चाहिए। प्रेमिका, हेफांग ने उसके होठों को धीरे से चाटा और पास आकर बोला, मैं सहमत हूँ। नहीं, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। किंग गुआंगलिन ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने जो कुछ कहा उसका स्वाद क्यों बदल गया? भाई, हेफांग ने फिर से मीठी आवाज में पुकारा। मुझे क्लासमेट किन कहना ठीक है, चलो क्लासमेट किन ही रहेंगे। किंग गुआंगलिन के कान लाल हो गए क्योंकि उसने समझौता कर लिया था। मुझे टीचर हे कहो, मुझे सुनाओ। यह महिला सचमुच शरारती थी। बैककोट। अध्याय 16। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुम बेकार निकले। बैककोट। लाल नाव झील के बीचों बीच बहकर आई, फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ तैर गई। मछलियों का एक बड़ा झुंड उसकी ओर खींचा चला आया और पानी में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इस दृश्य ने किनारे पर मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वे इस नीरस अवकाश गतिविधि को आजमाने के लिए घाट की ओर चल पड़े। आश्चर्य की बात है कि यह काफी दिलचस्प था। मैंने नौकरी की तलाश के बारे में आपकी पोस्ट देखी। हेफांग ने मछली का खाना छिड़कते हुए किंग गुआंगलिन के काम के बारे में पूछताछ करते हुए पूछा। हाँ, अभी तो बस देख रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। मैं पहले फ्रीलांस लेखन से काम चला लेता था, नौकरी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पता नहीं कब कोई काम मिलेगा। इतना जल्दी क्यों? जल्दी? किंग गुआंगलिन को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। हेफांग थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छा कर रहे हो। पहले और अनुभव हासिल करो और कुछ सालों बाद नौकरी के बारे में सोचो। कोई जल्दी नहीं है, नौकरी से अनुभव बेहतर होता है। किंग गुआंगलिन को लगा कि उसका नजरिया दूसरों से अलग था। जल्दी नौकरी मिल जाए तो बेहतर है। फ्रीलांस का काम तभी आपको पेट भरता है जब आप मशहूर हो जाते हैं, जो आसान नहीं है। कोई अच्छी नौकरी ढूंढना ही सबसे अच्छा है। हेफांग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, कुछ अज्ञात विचार करते हुए, और थोड़ी देर बाद बोला, खैर, मुझे लगता है कि आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आपको केवल अपना समर्थन करने की जरूरत है। अभी से तैयारी करो, बाद में घबराना मत। किंग गुआंगलिन ने देखा कि उसका मछली के खाने का बैग लगभग खाली हो चुका था, इसलिए उसने दूसरा बैग खोला और उसे थमा दिया।
तुम तो ग्रेजुएशन से पहले ही सर्टिफिकेशन की परीक्षाएं दे रही थी। ये तो बहुत जल्दी है। ठीक है, हे फैंग ने आह भरी, फिर तुरंत खुश हो गया, मछली का खाना एक तरफ रख दिया और उससे कहा, पैदल चलाना बंद करो, चलो थोड़ी देर यहीं बहते हैं। अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें क्यों बंद कर लीं? किंग गुआंगलिन ने संदेह से उसकी ओर देखा और अपनी हरकत रोक दी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? हे फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। किंग गुआंगलिन उलझन में था। उसने सोचा कि हे फॉन के पास जरूर कोई चाल होगी, इसलिए उसने उसके जाल में फंसने से इनकार कर दिया। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेपरवाह रवैया दिखाते हुए कहा, जो चाहो करो। सच में, हे फैंग किंग गुआंगलिन के करीब झुका और फुसफुसाया, उसकी सांस उसके चेहरे पर गुदगुदी कर रही थी। किंग गुआंगलिन थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी आवाज में कंपन का संकेत था, आगे बढ़ो, मैं तैयार हूँ। तो फिर अपनी आंखें बंद रखो। किंग गुआंगलिन खुद को निगलने से रोक नहीं पाया। उसे लगा कि हे फॉन लगभग उसके सामने ही है और जो होने वाला था उसे लेकर वह बहुत घबराया हुआ था। समय बीतता गया, वह और भी उलझन में पड़ गया। हे फांग ने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की थी? ठीक है, अपनी आंखें खोलो। क्या ये सब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था? किंग गुआंगलिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और जो सामने आया वह एक नाजुक जन्मदिन का केक था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। तादा, हे फैंग ने केक अपने सामने हिलाया। हैरान, अनपेक्षित, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? किंग गुआंगलिन ने आंखें चौड़ी कर ली, बहुत हैरान। उसने हे फॉन को नहीं बताया था, सैर खत्म होने के बाद उसे बताने की सोच रहा था। गुरुजी, उनकी दूरदर्शिता अद्भुत है। बस एक चुटकी और मुझे आपका जन्मदिन पता चल गया। हे फैंग ने गर्व से अपना छोटा सा सिर हिलाया और केक नाव के बीच में रख दिया। एक इच्छा करो। वह किंग गुआंगलिन की ओर देखकर मुस्कुराई, मैंने अभी जो कहा वह अभी भी मान्य है। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगी, कुछ भी, तुम्हें पता है। हे फैंग ने आकर्षक ढंग से अपनी आवाज धीमी कर दी। तो फिर तुम अपनी आंखें बंद कर लो। किंग गुआंगलिन ने पलटवार करने का फैसला किया। उसने चुपके से उसे कई बार चूमा था, उसे भी उसे चूमना था। ठीक है, हे फैंग ने सहमति जताई और सीधे अपनी आंखें बंद कर लीं। किंग गुआंगलिन आगे झुका। ये पहली बार था जब उसने हे फॉन के छोटे चेहरे को इतने करीब से देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके गुलाबी गाल अभी भी सुंदर, युवा बालों से ढके हुए थे जो बहुत लचीले लग रहे थे, जिससे उसे उन्हें चुटकी से दबाने की इच्छा हुई। छूने की इच्छा को दबाते हुए उसने अपनी नजर नीचे कर ली। हे फैंग के गुलाबी नम होंठ मोहक आभा से चमक उठे, जिससे उसका दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या वह कुछ कर सकता था? शांत रहो, स्थिर रहो, इसे जीतो। किंग गुआंगलिन ने सांस रोकी, पास गया और उसके गर्म होठों को धीरे से चूम लिया। जहां वे मिले थे वहां से एक झुनझुनी सी सनसनी फैल गई जो बाद में भी बनी रही। वह जल्दी से वापस बैठ गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शांत रहें, घबराएं नहीं, भविष्य में उन्हें टीवी की तरह लंबे समय तक चुंबन करना होगा। हे फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, बस इतना ही। सहपाठी किन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। उसने अपनी आंखें झुका ली और मुस्कुराई, याद रखो तुमने इसका फायदा नहीं उठाया। किंग गुआंगलिन आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। उसका क्या मतलब था? क्या वह चाहती थी कि वह कुछ और भी घिनौना काम करे? तुम फिर से क्यों शर्मा रहे हो? हे फैंग ने उसे दिलचस्पी से देखा, मैं ही था जिसे चूमा गया था। मुझे गर्मी लग रही है। उसने घबराहट से इधर उधर देखा, हाथ से हवा करने का नाटक करते हुए, बहुत गर्मी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। हे फैंग ने एक प्लास्टिक का दांतेदार चाकू उठाया और केक के बीच से काट दिया, फिर चाकू को तिरछा करके एक कोना काटा। आओ केक खाओ। मेरा पहली बार, किंग गुआंगलिन ने धीरे से बुदबुदाया। उसने केक को एक छोटी प्लास्टिक की प्लेट पर रखा। तुमने क्या कहा? मैं पहली बार किसी लड़की को चूम रहा हूँ। उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी और वह बेवजह उत्तेजित हो गया। हे फैंग चौंका, फिर खुद को रोक न सका और हंस पड़ा। सहपाठी किन, क्या आप जानते हैं कि आप बहुत प्यारे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने मुंह खोला पर कुछ नहीं निकला। उसने बेरुखी से केक लिया और एक बड़ा निवाला खा लिया। हे फैंग ने अपने लिए एक टुकड़ा काटा और छोटे छोटे टुकड़ों में खाना शुरू कर दिया। श्री किन, हाँ, मेरा जन्मदिन बीत गया, क्या करूं? अगला साल तो हमेशा होता है, लेकिन अभी एक साल और बाकी है। मुझे लगता है कि यह अनुचित है। किंग गुआंगलिन ने केक खाना बंद कर दिया और उसे सावधानी से देखा। यह अनुचित क्यों है? उसे लगा कि वह कोई चाल चलने वाली है। देखो, आज तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो गई और मुझे अगले साल तक इंतजार करना होगा। तो तकनीकी रूप से मेरी एक इच्छा हमेशा के लिए तुमसे कम हो गई। हे फैंग ने अपनी उंगलियों पर गिनकर उसे दिखाने के लिए इसका हिसाब लगाया। तुम्हारा क्या मतलब है? किंग गुआंगलिन को अचानक अपने हाथ में रखा केक कम आकर्षक लगा। मैं भी एक इच्छा चाहता हूँ, जैसा कि उसे संदेह था। किंग गुआंगलिन की भौहें तन गईं। ये ठीक है, लेकिन आप कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं मांग सकते। बिल्कुल नहीं। हालांकि वह नहीं जानता था कि हे फांग क्या चाहता है, लेकिन अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसकी इच्छा इतनी आसान नहीं होगी। सतर्क रहना ही समझदारी थी। अत्यधिक से आपका क्या मतलब है? हे फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? किंग गुआंगलिन ने इसके बारे में सोचा लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सका। पहले आप बताए, फिर मैं निर्णय लूंगा। वह किंग गुआंगलिन के करीब झुकी और अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए बोली, ठीक है। हर दिन जब हम पहली बार मिलेंगे तो तुम्हें मुझे चूमना होगा और जब हम अलग होंगे तब भी तुम्हें मुझे चूमना होगा। किंग गुआंगलिन को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगी। गौर करने पर यह बात ज्यादा नहीं लगी क्योंकि वे डेटिंग कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। उसने हे फॉन के होठों को देखा जो खाने से और भी गुलाबी हो गए थे और उसके दिल में एक शांत खुशी महसूस हुई। यह उसका अनुरोध था, इसलिए नहीं कि वह कामुक था।
तो फिर ये तय हो गया, यह अभी से प्रभावी हो गया है और इसकी अवधि हमेशा के लिए है। बैककोट अध्याय 17 तुम्हारा मूर्खतापूर्ण रूप बहुत प्यारा है। बैककोट हर किसी को अपने पहले प्यार के दौरान ये भ्रम होता है कि वह हमेशा दूसरे व्यक्ति के साथ रह सकता है, और किंग गुआंगलिन कोई अपवाद नहीं था। भविष्य में किसी के साथ रहने का मतलब था दिन में 2 बार एक दूसरे का सामना करना, यानी साल में 700 से अधिक बार और एक दशक में 7000 से अधिक बार। वह विचारों में खोया हुआ था। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? हे फैंग ने उसके दिमागी गणित को बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं खाना खा चुका हूँ, बाकी तुम संभालो। मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने इनकार किया, फिर केक का आखिरी टुकड़ा उठाया और एक बड़ा निवाला खा लिया। खाने में अपना समय लें, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हे फैंग ने अपने हाथ से अपनी स्कर्ट को हल्के से नीचे दबाया, पैर उठाया और पैडल को धीरे से हिलाया। जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई शर्मनाक खुलासा नहीं होगा, तो उसने धीरे से पैडल चलाया। किंग गुआंगलिन ने अभी अभी एक बड़ा निवाला खाया था, कुछ कह नहीं पाया, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार वह एक मर्द था। मर्दों को बड़े बड़े घूंटों में खाना पीना चाहिए। अगर वह उसकी तरह बिल्ली की तरह नजाकत से खाए तो ये बहुत ज्यादा लड़कियों जैसा लगेगा। मछलियां बिखर गई थीं, बस कुछ छोटी मछलियां कभी कभार पास में तैरती थीं। वे भोजन के लिए बड़ी मछलियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थीं, इसलिए वे झुंड के साथ कम ही चलती थीं। हे फैंग ने केक की प्लेट उठाई और नाव के बाहर उसे हल्के से हिलाया, जिससे केक के टुकड़े झील में बिखर गए। छोटी मछली इस हलचल से एक पल के लिए चौंक गई और सावधानी से खाने के लिए पास आए। वह एक क्षण के लिए उस छोटी मछली को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, फिर उसने हाथ बढ़ाकर किंग गुआंगलिन के केक का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे टुकड़े टुकड़े करके पानी पर छिड़क दिया। क्या अब भी मछली का खाना नहीं है? किंग गुआंगलिन ने उसे याद दिलाया। उसे बर्बादी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन मछली का खाना इस्तेमाल किया जा सकता था या वापस ले जाया जा सकता था, उसे छोड़ना बेकार होगा। मछली का खाना केक जितना स्वादिष्ट नहीं होता। हे फैंग ने केक का एक और टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। किंग गुआंगलिन ने इस बारे में सोचा। उसे बात समझ में आ गई, वह इस पर बहस नहीं कर सकता था। तुम आराम करो, मैं साइकिल चलाता हूँ। उसने केक खत्म किया और अपने प्रेमी के कर्तव्यों का पालन करने लगा। सिर पीछे करो। हे फैंग ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा मुंह। मेरे मुंह का क्या? किंग गुआंगलिन पतवार घुमा रहा था। क्रीम, क्या अभी भी कुछ बचा है? उसने अपने मुंह के कोने को चाटा और पूछा। यहाँ। हे फैंग ने हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी उंगली से उसके होंठ पोंछे, फिर उसे अपनी आंखों के सामने लहराया। ये तो बहुत बड़ा टुकड़ा है। किंग गुआंगलिन ने कहा। थोड़ा सा बचा है, तुम उसे साफ कर दो। उसने अपनी तर्जनी उंगली मुंह में डाली और हल्के से चटखारे के साथ उसे चूसने लगी। तुम। किंग गुआंगलिन का आश्चर्य घबराहट में बदल गया। क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? हे फैंग ने उसकी उंगली उसके मुंह से निकाली और अपने सामने रखी। ये चली गई। उसने हे फॉन्ग की लार से सनी उंगली को देखा, फिर उसके चेहरे को, और हकलाते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या ये औरत सचमुच एक वेशधारी राक्षसी थी? किंग गुआंगलिन को पिछली रात का सपना याद आया और उसे फिर से शक होने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे प्राचीन विद्वान राक्षसों का विरोध नहीं कर पाए। अनजाने में किए गए काम भी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देते थे। क्या आप कुछ और करना चाहते हैं? हे फैंग ने मनोरंजन पार्क का गाइड उठाया जो उसने एक तरफ रख दिया था और पूछा। तुम ही फैसला करो, अगर तुम थक गई हो तो हम कुछ और नहीं करेंगे। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के नजदीक आते ही किंग गुआंगलिन ने सोचा कि उसे रियल वाइन के लिए बाहर बुलाने का कोई तरीका कैसे निकाला जाए। आज मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। क्लासमेट किन, मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। उसने गाइड फिर से रख दिया। क्या हम बाद में साथ में डिनर करेंगे? जरूर। तुम कहाँ खाना चाहोगे? सुबह से ही उसकी यही योजना थी। अपनी जगह पर। किंग गुआंगलिन आश्चर्यचकित हो गया। मेरी जगह? हाँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। चलो, तुम्हारी माँ के साथ खाना खाते हैं। हे फैंग ने सिर हिलाया। क्या ये थोड़ा सा नहीं है? किंग गुआंगलिन हिचकिचाया। तुम्हें मेरा तुम्हारे घर आना पसंद नहीं। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और उदास होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मेरा मतलब ये नहीं था। किंग गुआंगलिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, एक पल सोचा और फिर बोला, हमने अभी अभी डेटिंग शुरू की है। क्या ये थोड़ी जल्दी नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है, आपका बार बार मेरे घर आना एक खास तरह का प्रभाव डाल सकता है। मुझे लगता है कि यह आपके लिए उचित नहीं है। वह अपनी बात कहने में असमर्थ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। उसने अपना सिर खुजलाया और हे फैंग की ओर देखा। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हे फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब है कि मैं बहुत आगे बढ़कर व्यवहार कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे चिपका हुआ हूँ, जिससे दूसरे लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे और तुम्हारी माँ सोच सकती है कि मैं तुच्छ हूँ, है ना? लगभग बस इतना ही। किंग गुआंगलिन का बिल्कुल यही मतलब था। मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। एक जवान लड़की का किसी लड़के के घर आना जाना तो निश्चित रूप से गपशप का कारण बनेगा, और उससे भी ज्यादा अगर उस लड़के की माँ की उसके बारे में राय बदल जाए तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। तो फिर तुम ज्यादा सक्रिय क्यों नहीं हो जाते? हे फैंग ने अपनी नाक सिकोड़ ली और उसे एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। आखिरकार पहल तो मैं ही करती रही हूँ, तुमसे चिपकी रही हूँ। जब भावनाएं परस्पर होती हैं तो चिपके रहने या न चिपके रहने जैसी कोई बात नहीं होती। किंग गुआंगलिन इस धारणा से असहमत थे। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जल्दी में हूँ। हे फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। मैं तुम्हें सचमुच बहुत पसंद करता हूँ, पागलों की तरह। मुझे क्या करना चाहिए? उसे देखते हुए किंग गुआंगलिन का मन अचानक साफ हो गया। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, यही वजह है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। तो फिर बात पक्की हो गई, रात का खाना तुम्हारे घर पर।
हे फैंग झुककर उसके होठों पर चुंबन किया। अब हम वापस चलेंगे, किराने का सामान खरीदेंगे और समय भी बिल्कुल सही है। मैं आज रात खाना बनाऊंगा। तो किंग गुआंगलिन ने अपने होठों को छुआ। उसके दिल में एक मीठी सनसनी महसूस हुई। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। हे फैंग ने आत्मविश्वास से अपना सिर उठाते हुए कहा, शिक्षक की क्षमताओं पर भरोसा रखो। किंग गुआंगलिन अब उसे रियल वाइन पिलाकर नशे में नहीं डालना चाहता था। ये लड़की जरूर किसी फरिश्ते की देन होगी, ये राक्षस कैसे हो सकती है। अब जब आप मेरे परिवार से मिल ही गए हैं तो मुझे अपने परिवार से कब मिलवाएंगे। किंग गुआंगलिन ने सोचा कि यह सम्मान की बात है। हेफॉन पहले ही उसके घर आने की पहल कर चुका था, इसलिए वह उसके अपने परिवार के घर आने के निमंत्रण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे सक्रिय होना ही था। चीजों को आगे बढ़ाना कोई बुरा विचार नहीं है। सभी चुंबन और आलिंगन के साथ उसे उसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी। हे फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तुम अचानक मुझसे ज्यादा उत्सुक क्यों हो गए हो। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। किंग गुआंगलिन को बेवजह अपराध बोध हुआ और उसने धीरे से कहा, हमें जल्द से जल्द सब कुछ निपटा लेना चाहिए, क्योंकि जो करना चाहिए था वह हम पहले ही कर चुके हैं। तुम्हारा क्या मतलब है, जो करना चाहिए था वो कर दिया। हे फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, ऐसा कब हुआ और क्या निपटाया। ओह, क्या जब हम भूतिया घर में थे तब सब कुछ तय नहीं हो गया था। मेरा मतलब है शादी। किंग गुआंगलिन की आवाज धीमी होती गई और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। हे फैंग ने उसकी ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैंने अभी तक स्नातक भी नहीं किया है। तो फिर इतनी जल्दी क्या है। वह बुदबुदाया, हंसो मत, मैं गंभीर हूँ। चलो शादी के बारे में तब बात करते हैं जब वह सब हो चुका होता है जो होना चाहिए। हे फॉन्ग ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रोक सकी। सहपाठी किन, अभी भी तुम्हारे पास करने के लिए बहुत 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 सारी चीजें हैं। हो, किंग गुआंगलिन ने असमंजस में अपना सिर उठाया, फिर चौंकते हुए कहा जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो, तुम्हारा मतलब है कि तुम शादी से पहले। चुप रहो। हे फैंग ने उसे आगे बोलने से रोकने के लिए अपने छोटे से हाथ से उसका मुंह ढक दिया। तुम्हारा दिमाग कहाँ भटक रहा है, आपने कहा। किंग गुआंगलिन ने कहना शुरू किया, लेकिन हे फॉन्ग को फिर से अपना मुंह ढकने के लिए तैयार देखकर वह रुक गया। ठीक है, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। चिंता मत करो। हे फैंग ने पलकें झपकाई, मैं तुम्हें वह सब कुछ सिखा दूंगा जो करने की जरूरत है, धीरे धीरे। बैककोट बैककोट बैककोट। अध्याय 18। शिक्षक। वह अचानक अमर में बदल जाता है। वह किंग गुआंगलिन को पता चला कि प्रेमिका पाने से वास्तव में बहुत परेशानी होती है। लिन, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वह बहुत सुंदर है। किन परिवार के लड़के ने डेटिंग कब शुरू की। तुम कहाँ जा रहे हो किन। अरे, ये लड़की कौन है। ये तो बस हे फॉन्ग का हाथ पकड़कर सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना था, लेकिन पड़ोस के परिचित चाचा चाची ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ नया खोज लिया हो। क्या वे हमेशा की तरह अभिवादन नहीं कर सकते थे। उनका ध्यान हमेशा हे फॉन्ग पर ही क्यों जाता था। उन लोगों से बात करते हुए वह सहज होने का नाटक कर रहा था, अंदर से बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। सच कहूं तो प्रगति बहुत तेज थी। अचानक परिचितों के सामने आने पर उसे ताजगी का एहसास हुआ। हे फॉन्ग ने सब कुछ शांति से झेला, कभी कभी मुस्कुराकर और कभी कभी सिर हिलाकर, जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। जब भी किंग गुआंगलिन उसका हाथ छोड़ने वाला होता, वह उसका हाथ और कसकर पकड़ लेती और उसे चेतावनी भरी नजरों से देखती। किंग गुआंगलिन के पास अपनी गति बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे इस अजीब स्थिति को जल्दी से समाप्त करना चाहते थे। मेरे पीछे आओ और बैग उठाओ, हे फॉन्ग ने बाजार पहुंचते ही हाथ पीछे करके कहा। अब हाथ पकड़ना उचित नहीं था। किंग गुआंगलिन को सब्जियां खरीदने की आदत नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा, मानो वह हे फॉन्ग को स्टॉल पर कुशलता से सब्जियां चुनते और परखते हुए देख रहा हो। वह कभी कभी ताजगी जांचने के लिए हल्के से चुटकी भी काटती थी। कुछ और आलू और गाजर और कुछ हरी मिर्च ले लो। मुझे बैग दे दो, ये खीरा भी डाल दो। क्या हमारे घर में अभी भी अचार वाली सब्जियां हैं। छोड़ो, चलो कुछ खरीदते हैं और तुम वहां जाकर मालिक से एक काली मछली मंगवा लो। चीनी और सिरके वाली गोभी आप सभी को पसंद आती है, इसे यहाँ ठीक से ले जाइए। मैं आपके लिए एक मूली लाऊंगा जिससे आप कुछ सब्जियों का अचार बना सकें, और जब आपको सुबह भूख न लगे तो आप इसे दलिया के साथ खा सकें। लगता है बस इतना ही है। 3 लोगों के लिए। चलो कुछ लहसुन के अंकुर भी डाल देते हैं, हमारे घर में अभी भी सूखा हुआ फफूंद है। किंग गुआंगलिन शुरू से अंत तक मुर्गे की तरह शांत रहे, लेकिन अंत में खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाए, आप इतना सब कैसे जानते हैं। उनके परिवार का स्वाद बड़ा अनोखा था। मछली और चिकन के अलावा उन्हें कोई और मांस पसंद नहीं था। उन्हें सब्जी वाले तले हुए मांस ज्यादा पसंद थे, जो कहीं और मिलना मुश्किल था, खासकर लहसुन के अंकुर, जिन्हें दूसरे लोग आमतौर पर मांस या अंडे के साथ पकाते थे। अभी तक किसी और ने उन्हें फंगस के साथ नहीं पकाया था। गुरुजी, वह असाधारण है। हे फॉन्ग ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। आपके 8 पात्रों में जल और लकड़ी के तत्वों का संबंध है, स्पष्ट और अदूषित, जो घायल अधिकारी तारे को शक्ति प्रदान करता है। दिन का स्वामी मजबूत और समर्थित है। आप स्पष्ट रूप से शाकाहारी हैं। औजार को तो पता नहीं था, पर उसने इसकी महानता को भांप लिया। क्या तुम अंधविश्वास में विश्वास रखते हो। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं गणना और भविष्यवाणी कर सकती हूँ, इसलिए अच्छा व्यवहार करो और मेरी बात सुनो। हे फॉन्ग ने दयालु मुस्कान के साथ किंग गुआंगलिन के सिर पर हाथ फेरा। क्योंकि मेरा मुंह प्रबुद्ध हो गया है। उसे घर की तरफ मुड़ते देख किंग गुआंगलिन ने जल्दी से दोनों हाथों में सब्जियां पकड़ ली। तो क्या तुम सच में कह रही थी जब तुमने पहली बार मिलने पर चेहरा पढ़ने की बात कही थी। वास्तव में क्या तुमने मेरे चेहरे से देखा था कि हम साथ होंगे। हाँ, मैंने इसे पहली बार देखा था। तुमने और क्या देखा। मैंने ये भी देखा कि तुम लॉटरी जीतोगे। वास्तव में जरूरी नहीं। किंग गुआंगलिन को लगा कि वह अटक गई है, लेकिन वह इस जादुई चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो।
हेफेंग मुस्कुराए और पलटी, कुछ कदम पीछे हटी, फिर पलटी, अपनी छोटी उंगलियों को बेतरतीब ढंग से हिलाते हुए। तुमने कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा? सत्य, आपने कभी धूम्रपान नहीं किया है? बकवास, जब आप छोटे थे तो आपके दाहिने पैर पर टूटे हुए कटोरे से कटने का निशान है। किंग गुआंगलिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हाँ हाँ हाँ, आपकी ऊपरी जांघ पर एक तिल है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन अवाक रह गया। तुम, अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हेफेंग ने फिर उसकी ओर देखा। मेरी बात सुनना याद रखना, क्या आप छद्मवेश में लोमड़ी की आत्मा हैं? किंग गुआंगलिन एक कदम पीछे हट गया। उसने सुना था कि कई लोमड़ी और विलोपरियां अक्सर लोगों को भाग्य बताने के लिए अपने वश में कर लेती हैं। बिल्कुल नहीं, हेफांग पीछे मुड़ा और चलता रहा। यह असली हुआक्सिया पारंपरिक संस्कृति है, किमिन प्रभावशाली है ना? थोड़ा डरावना है। किंग गुआंगलिन को लगा कि उसने उसका राज जान लिया है। क्या तुमने मुझे कोई दुंजिया तकनीक अपनाते हुए पाया? स्वर्ग के रहस्यों को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। दरवाजा खोलो। वह किंग गुआंगलिन के घर के दरवाजे पर रुक गई। चाबी मेरी जेब में है। किंग गुआंगलिन ने दोनों हाथों में सब्जियां लेकर इशारा किया। तुम इसे निकाल लो, बाईं जेब या दाहिनी जेब। वह पास आए और दोनों जेबों पर हल्के से थपथपाते हुए बोली, ये रहा, मिल गया। बीच वाली चाबी। उसकी चाबी के छल्ले पर 3 चाबियां थीं। समझ गया। हेफांग ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, फिर उसके पास लौटा और किंग गुआंगलिन से सब्जियों का एक थैला लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे एक थैला दे दो। क्यों, मैं इसे उठा सकता हूँ। किंग गुआंगलिन थोड़ा सा झिझका। जल्दी अंदर जाओ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, सहपाठी किन। उसने जबरदस्ती बैग ले लिया। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। आप सही कह रहे हैं। किंग गुआंगलिन को पसीना आ गया, क्योंकि उसने हेफॉन को बहुत विचारशील पाया। वह सब्जियां लेकर उसके पीछे पीछे अंदर आया, जबकि किन की मां लिविंग रूम में तारोवीन बनाने में व्यस्त थी। हलचल सुनकर वह तुरंत हेफॉन की ओर मुड़ी। हेफॉन, तुम यहाँ हो? तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? किन की मां ने जल्दी से अपना सामान नीचे रखा और हेफॉन के हाथों से सब्जियां लेने के लिए आगे बढ़ी। थके नहीं हो? लिन का एक हाथ अभी भी खाली है। मैं कर सकता हूँ आंटी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेफेंग थोड़ा मुड़ा और सब्जियां रसोई में ले गया। गुआंगलिन ने कहा कि उसका जन्मदिन है और उसने साथ में खाना खाने के लिए कुछ किराने का सामान खरीदने पर जोर दिया। हम कोई परेशानी नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम परेशान कैसे हो सकते हो? किन की मां ने किंग गुआंगलिन की तरफ देखा, जो अब समझदार होता जा रहा था। पहले उसने कहा था कि वो रात के खाने पर वापस नहीं आएगा, अब खुशी खुशी हेफांग को बुला रहा है। किंग गुआंगलिन ने चुपचाप दोष अपने ऊपर ले लिया। किराने का सामान रख देने के बाद किन की मां खुशी से चावल धोने की तैयारी में मुड़ी। तुम दोनों खेलने जाओ, मैं चावल पकाना शुरू करती हूँ। आंटी, आप आराम क्यों नहीं करती? गुआंगलिन और मैं रात का खाना बनाएंगे। हेफॉन्ग ने दीवार से एक एप्रन उतारते हुए उसकी कमर पर बांधते हुए कहा। ऐसा नहीं चलेगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, किन की मां ने मना कर दिया। पिछली बार मुझे पहले ही पछतावा हो रहा था कि मैंने तुम्हें मदद करने दी थी। आंटी की बात मान लो, तुम दोनों खेलने जाओ। उसने बस इतना कहा कि जब हम किराने का सामान खरीद रहे थे तब वह मेरा खाना चखना चाहता था। हेफेंग ने एप्रन के साथ बिना रुके शर्माते हुए इस विषय पर बात की। इस बदमाश की बात मत सुनो, किन की मां ने किंग गुआंगलिन को घूरते हुए कहा। किसी को खाने पर बुलाना और उससे खाना बनवाना कहाँ की तमीज है? बिल्कुल ना समझ। हेफांग ने भी किंग गुआंगलिन को चुपके से घूरा। इशारा भांपते हुए उसने झट से किन की मां को रसोई से बाहर निकाला। मां, जरा आराम करो और हम तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएंगे। क्या तुम खाना भी बना सकते हो? किन की मां ने उसे हल्का सा तमाचा मारा। क्या अब भी हेफॉन्ग ही खाना बना रहा होगा? किंग गुआंगलिन ने उसे लिविंग रूम में धकेल दिया। मैं सब्जियां धोने में मदद कर सकती हूँ, यहाँ तक कि नमक भी दे सकती हूँ। आप बस रात के खाने का इंतजार करें आंटी, हेफेंग ने रसोई से कहा। किंग गुआंगलिन किन की मां को लिविंग रूम में ले गया और फिर रसोई में लौट आया, जहां हेफांग पहले से ही चावल धो रहा था। उसने इधर उधर देखा, एक आलू उठाया और उसे छीलने की तैयारी की। आप पहले मछली को धो लें, आलू के लिए कोई जल्दी नहीं है, हेफॉन्ग ने बगल से निर्देश दिया। ओह, उसने थैले से सजी हुई मछली निकालते हुए उत्तर दिया और फुसफुसाया, आज तुमने इसे पकाने का निर्णय क्यों लिया? एक बार ज्यादा नहीं होता, लेकिन 2 बार करने से आदत बन जाती है, हेफांग ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। एक बार आदत बन जाए तो मैं अक्सर तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन को लगा कि अगर अब वह अपनी रोएदार पूंछ भी उगले और कहे कि वह उसे खाना चाहती है तो भी वह विरोध नहीं करेगा। अध्याय 19 अमर वह फिर से शेफ ही में बदल जाता है। किंग गुआंगलिन ने अभी मछली धोना समाप्त किया ही था कि हेफॉन्ग ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। आलू छीलो। ओह, उसने अपने हाथ धोए, आलू निकाले, उन्हें नल के नीचे 2-3 बार रगड़ा और फिर चाकू से उन्हें छीलना शुरू कर दिया। ऊपर देखने पर उसने देखा कि हेफॉन्ग मछली का आधा हिस्सा कटिंग बोर्ड पर सपाट रख रहा था। एक छोटे हाथ से उसकी पूंछ दबा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से वह चाकू से उसे तेजी से काट रहा था और पतले टुकड़े काट रहा था। किंग गुआंगलिन को बेवजह चिंता होने लगी जब उसने देखा कि ब्लेड उसकी उंगलियों के ठीक पास से कट रहा है। अगर वह जरा भी फिसलती तो उसकी उंगलियां कट जाती। फिर भी वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि देखते ही देखते उस आधी मछली का 1/3 हिस्सा कट चुका था। अगर वो होता तो काटने के लिए ऐसी तकनीक इस्तेमाल करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा वो एक हाथ से ही काटता, क्योंकि दूसरे हाथ से मछली को दबाना बहुत खतरनाक था। फिर भी हेफांग को लगा कि चाकू ज्यादा तेज नहीं है। उसने इधर उधर देखा और एक छोटा कटोरा लिया, उसे उल्टा किया, फिर कटोरे की तली पर चाकू से कई बार करके उसे तेज किया। किंग गुआंगलिन बोलना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वह फिर से मछली काटने लगी है तो वह रुक गया। उसे डर था कि कहीं उसका ध्यान भंग न हो जाए और उसकी उंगलियां कट न जाएं।
क्या? हे फैंग ने अपने हाथ नहीं रोके, यहाँ तक कि उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। किंग गुआंगलिन थोड़ा बेचैन था। बस ध्यान लगाओ, मेरी परवाह मत करो। यह मछली बहुत बड़ी है, इसका आधा हिस्सा ही इस डिश के लिए काफी है, बाकी आधा फ्रीजर में रख दो, हेफांग ने उससे कहा। सिर यहीं छोड़ दो। ओह, किंग गुआंगलिन ने खास तौर पर एक बड़ी काली मछली चुनी थी, पूरे 3 पाउंड की, ये सोचकर कि अंदरूनी हिस्से निकाल देने पर ये 3 लोगों के लिए काफी होगी। लेकिन अचानक सिर्फ आधी मछली की जरूरत पड़ी। वैसे जब तुम ये कर रहे हो तो फ्रिज में से सॉक्रेट निकाल लो और पहले पुरानी सॉक्रेट खत्म कर लो, हेफांग ने उसे फिर से पुकारा। अपनी कटिंग के बारे में गंभीर हो जाओ, किंग गुआंगलिन ने कहा, बकवास बंद करो। उसने फ्रिज में टटोला, आधा पैकेट सॉक्रेट ढूंढ निकाला, उसे रसोई में ले जाकर एक तरफ रख दिया। फिर वह छोटे स्टूल पर वापस बैठ गया और हेफांग को देखने लगा। खाना पकाने से पहले उसने अपने बालों को कसकर बांध लिया था, जिससे उसके सिर के पीछे एक बड़ा गुच्छा बन गया था, जिसमें से कुछ बाल बाहर निकले हुए थे जो उसकी गतिविधियों के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। हेफांग खुश लग रहा था, धीरे से कोई धुन गुनगुना रहा था, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। कटी हुई मछली को पास के एक बड़े कटोरे में डालने के बाद वह मसाले ढूंढने लगी। तुम क्या दिवास्वप्न देख रहे हो? कुछ सूखे काले मशरूम भिगो दो और सभी सब्जियां धो लो। हेफांग ने मुड़कर उसे छोटे स्टूल पर बैठे देखा और तुरंत उसे कुछ काम करने का आदेश दिया। मुझे कितना भिगोना चाहिए? किंग गुआंगलिन सूखे काले मशरूम ढूंढने के लिए खड़ा हुआ और कोने में बैग को देखा। एक मुट्ठी काफी है, बड़ी मुट्ठी या छोटी मुट्ठी? उसने अनिश्चितता से पूछा, क्योंकि भीगने पर ये काफी फूल जाते हैं और बड़ी मुट्ठी और छोटी मुट्ठी के बीच का अंतर काफी अधिक होता है। हेफेंग उसके पास आए और उसे भगाने के लिए अपना छोटा सा हाथ हिलाया। तुम जाकर सब्जियां धो लो, मैं धो दूंगी। थकाओ है ना, डार्लिंग? ये बेवकूफ लड़का कुछ नहीं समझता। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारी मदद करूं? किंग की मां रसोई के दरवाजे पर प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए चेहरे पर दोनों को रसोई में व्यस्त देख रही थी। कोई जरूरत नहीं आंटी, वह बिल्कुल ठीक है, हेफोंग ने कहा। मशरूम के 2 छोटे छोटे टुकड़े उठाए और उन्हें एक बेसिन में डाल दिया और नल से पानी भर दिया। हाँ, मुझे पता है कैसे, किंग गुआंगलिन ने नल के नीचे सब्जियां धोते हुए कहा। तुम्हें यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, जाओ और बैठ जाओ। इन्हें अच्छी तरह धो लो। किंग की मां को चिंता थी कि शायद वे बहुत व्यस्त होंगे और इसे संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें काम करते देखकर उन्हें तसल्ली हुई और उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उनके हिसाब से यह उनके रिश्ते के लिए अच्छा था। हेफेंग ने कटी हुई मछली में मसाले और कॉर्नस्टार्च डाला, अपने छोटे से हाथ से थोड़ा सा मिलाया, फिर उसे एक तरफ रख दिया। उसने किंग गुआंगलिन से छिले हुए आलू लिए और उन्हें काटना शुरू कर दिया। चाकू के चॉपिंग बोर्ड पर लगते ही एक लयबद्ध धप 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 की आवाज आई। किंग गुआंगलिन जितना ज्यादा देखता उतना ही हैरान होता जाता। किंग की मां ने एक बार बताया था कि हेफोंग चाकू चलाने में माहिर है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह इतनी कुशल है। चाकू पकड़े उसका छोटा सा हाथ कभी रुकता ही नहीं था, इतनी सटीकता से चलता था कि आलू के टुकड़े फटाफट कट जाते थे और वह गाजर काटने में लग जाती थी। उसने पहले भी किंग की मां को सब्जियां काटते देखा था और हेफोंग की तुलना में गति और अंतिम परिणाम दोनों में अंतर को पहचान लिया था। क्या आपने पहले कभी रसोई में काम किया है? किंग गुआंगलिन खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। आप अनुमान लगाते हैं? हेफेंग ने अपना सिर घुमाया और अपनी भौहें उसकी ओर उठाईं। अपने हाथों पर ध्यान दो, उसने आश्चर्य से कहा, ये देखते हुए कि जब वह अपना सिर घुमाती थी तो कटिंग बोर्ड से कैसे थप 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 की आवाज आती रहती थी। आप फिर से शिक्षक के कौशल से प्रभावित हैं, है ना? क्या तुम भेष बदलकर भोंदा आत्मा हो? किंग गुआंगलिन ने उत्सुकता से उसकी बगल की ओर देखा। उसे लगा कि खाना बनाते समय वह एप्रन में बहुत सुंदर लग रही होगी। और अगर मैं हूं भी तो क्या तुम अब भी मुझे पसंद करोगी? हेफेंग ने एक कीड़े के सिरे काट दिए, उसे एक तरफ मोड़ा और चाकू से जोरदार कुछ वार किए। ये सुनकर किंग गुआंगलिन ने लिविंग रूम की ओर देखा। अपने परिवार के सामने इन विषयों पर चर्चा करने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वह वापस मुड़ा, जैसे ही हेफोंग ने उसे खीरे का एक छोटा टुकड़ा खिलाया, उसकी आवाज धीमी हो गई। तो क्या तुम रात को सोने के लिए लुओ नदी पर वापस आओगे? लुओ नदी आसपास की सबसे बड़ी नदी थी, जिसके नाम पर लुओ शहर का नाम रखा गया। और क्या? हेफेंग ने जवाब दिया, या मुझे आपके शयन कक्ष में मछली घर के साथ रहना चाहिए? कितना बड़ा मछली टैंक पर्याप्त होगा? किंग गुआंगलिन ने सोचा कि परिवर्तन करने में सक्षम कोई भी चीज काफी बड़ी होगी और एक सामान्य मछली टैंक पर्याप्त नहीं होगा। सब कुछ धोकर हेफांग को किंग गुआंगलिन का उसके पास खड़े होकर बातें करना बुरा नहीं लगा। तो फिर मछली घर की चिंता मत करो। क्या मैं तुम्हारे कमरे में ही सो जाऊं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किंग गुआंगलिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यह कोई मजाक नहीं था जिसे आगे बढ़ाया जाए। उसने घबराहट से लिविंग रूम की तरफ देखा और फुसफुसाया, लड़कियों को संयमित रहना चाहिए और इस बारे में मजाक नहीं करना चाहिए। क्या मैं सुंदर हूँ? हेफेंग ने उसकी शैली की नकल करते हुए फुसफुसाते हुए कहा। उसने एप्रन पहने हेफेंग को ध्यान से देखा। हम बहुत सुंदर। तो फिर एक खूबसूरत औरत का आलिंगन क्यों ठुकरा रही हो? उसने किंग गुआंगलिन को आंख मारी। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म रखूं? मैंने तुमसे कहा था कि इस तरह मजाक मत करो। किंग गुआंगलिन लिविंग रूम की ओर देखता रहा। वह किंग की मां को यह बात नहीं सुनाना चाहता था। काटना। हेफांग पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म कर रहा था। पीछे रहो ताकि तेल तुम्हारे ऊपर न लगे। किंग गुआंगलिन आज्ञाकारी भाव से रसोई के दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपनी नजरें नीचे की ओर घुमाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी नजर उस हल्के उभार पर पड़ी। शर्मिंदा होकर वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन कुछ सेकंड बाद चुपके से एक और नजर डाली। इससे पहले उसने उसके फिगर के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब जब उसका जिक्र हुआ तो वह देखे बिना नहीं रह सका। यह महिला निश्चित रूप से ऐसा जानबूझकर कर रही थी। सिजल। जैसे ही सब्जियां तेल में लगी, जोर की आवाज हुई और हेफांग ने उन्हें करछुल से हिलाया।
सुगंध तेजी से फैल गई और पूरे रसोई घर में फैल गई। किंग गुआंगलिन ने उसके एकाग्र चेहरे को देखा, एक अवर्णनीय भावना महसूस की और उम्मीद की कि वे इसी तरह चलते रहें। वह सबसे अच्छा कोण ढूंढने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया तथा अपने हाथ से ऐसे इशारा कर रहा था जैसे वह इस दृश्य को किसी पेंटिंग में कैद करने की योजना बना रहा हो। अध्याय 20 लिखते समय अचानक लाइटर और डीजल निकालने की इच्छा। बैककोट, इसे बाहर निकालो, हेफोंग ने प्लेट में रखे कुचले हुए खीरे को एक तरफ रखते हुए कहा। ये भी। बर्तन में काली फफूंद के साथ तले हुए लहसुन के टुकड़े भी तैयार हो गए। लो, बर्तन बाहर निकालो। शाकाहारी कटे हुए व्यंजन की खुशबू पूरे रसोई घर में फैल गई। बर्तन से निकलने वाले हर व्यंजन के साथ किंग गुआंगलिन ने मौके का फायदा उठाते हुए 3 कटोरों और चॉपस्टिक्स को धोकर मेज पर रख दिया। उसने चावल भी निकाले और फिर रसोई में वापस आकर हेफांग के आखिरी व्यंजन के खत्म होने का इंतजार करने लगा। हेफांग ने अचार वाली मछली को एक बड़े कटोरे में रखा और उस पर कुछ सिचुआन काली मिर्च छिड़क दी। जैसे ही किंग गुआंगलिन उसे ले जाने ही वाला था, उसने उसे रोक दिया और कड़ाही से थोड़ा सा गर्म तेल उस पर डाल दिया। सिजल, सुगंध तेज हो गई। तभी किंग गुआंगलिन उसे लिविंग रूम की मेज पर ले गया। ये देखकर कि हेफांग अभी तक बाहर नहीं आया है, उसने कई लोगों को चावल परोसने के लिए एक कटोरा उठाया। किंग की मां ने मेज पर रखे बर्तनों को देखा और दांत दिखाते हुए हंस पड़ी। हेफांग कहाँ है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं है? मैं जाकर देखती हूँ। किंग गुआंगलिन ने जल्दी से चावल के 3 कटोरे परोसे, उन्हें मेज पर रखा और रसोई की ओर मुड़ गई। हेफांग अभी अभी इस्तेमाल किए गए बर्तन और कटोरियां धो रही थी। मैं इन्हें बाद में धो दूंगा, आओ खा लो। लगभग हो गया, हेफांग ने जवाब दिया, कटोरे को हाथ में लेकर धोकर उसे साफ सुथरा रखते हुए। उसने अपने हाथ धोए और फिर अपना एप्रन उतारकर किंग गुआंगलिन के पीछे पीछे बाहर चली गई। हेफेंग, तुमने बहुत मेहनत की है। आओ बैठो, लिन ने पहले ही तुम्हारे लिए चावल परोस दिया है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हेफोंग ने मुस्कुराते हुए बैठते हुए कहा। मैंने काफी समय से खाना नहीं बनाया है, मैं थोड़ी कच्ची हूँ। प्लीज इसे आजमा कर देखो, क्या ये तुम्हें पसंद आता है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। किंग की मां ने चॉपस्टिक से अपना कटोरा उठाया। मेरे से कहीं बेहतर। तुमने ये हुनर कहाँ से सीखा? मैं अक्सर अपने लिए खाना बनाती थी, हेफोंग ने खाने के लिए चॉपस्टिक उठाते हुए कहा। लिन को अब से बहुत कुछ मिलेगा। हम स्वादिष्ट। किंग गुआंगलिन ने किन मॉम की बात काटते हुए चिल्लाया। हेफोंग अद्भुत है। अगर आपको पसंद आए आंटी, तो मैं अगली बार फिर से खाना बनाऊंगी। हेफेंग उसके प्रदर्शन से काफी संतुष्ट लग रही थी और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मैं तुम्हें हर समय परेशान नहीं कर सकती। किन मॉम ने धीरे से किंग गुआंगलिन को मेज के नीचे लात मारी। हेफेंग ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए ढेर सारे व्यंजन सजाए थे और तुमने शुक्रिया भी नहीं कहा। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है आंटी। हेफोंग ने किंग गुआंगलिन की ओर देखा, एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से कहा, गुआंगलिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने हल्की खांसी की, निगला और आग्रह किया, चलो खाना ठंडा होने से पहले खा लो। खाओ हेफोंग, और खाओ, बस इसे अपना घर समझो। किंग की मां ने सलाह दी और अब ज्यादा कुछ नहीं कहा। खाना कोई खास शानदार नहीं था, बस रोजमर्रा के खाने जैसा था। खाते खाते किंग गुआंगलिन को अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ हो रहा हो। ये क्षणिक एहसास तुरंत गायब हो गया। किंग गुआंगलिन ने हेफोंग की ओर देखा, जो धीरे धीरे छोटे छोटे निवाले खा रही थी। वह हमेशा इसी तरह खाती थी, बिना किसी जल्दबाजी के, ध्यान से चबाती हुई, दूसरा निवाला लेने से पहले निगलती हुई, जबकि वह लगातार खाता रहता था। जल्दी जल्दी खाने का नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने आधा ही खाया था, किंग गुआंगलिन ने चावल का पहला कटोरा पहले ही खत्म कर दिया था। जैसे ही वह उठने ही वाला था, हेफोंग ने हाथ बढ़ाया और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे खाली कटोरा थमा दिया। हेफोंग को अधिक चावल लाने में मदद करने के लिए खड़े होते देख किंग गुआंगलिन ने भविष्य में शिक्षक की बात अधिक सुनने का फैसला किया। आखिरकार उनके साथ बिताए समय में हेफांग ने अपनी खूबियां और उसके प्रति स्नेह हर जगह प्रदर्शित किया था और उसे चिढ़ाने में मजा लेने के अलावा उसमें और कोई कमी नहीं थी। तुलना करें तो किंग गुआंगलिन को अपने आप में कोई खास गुण नजर नहीं आया। इतना अच्छा इंसान उससे कैसे प्यार कर सकता है? क्या ये सचमुच उसके रूप रंग की वजह से हो सकता है? खाने के बाद किंग की मां बर्तन साफ करना चाहती थी, लेकिन हेफांग ने उन्हें रोक दिया। किंग गुआंगलिन ने गंदे प्लेट और कटोरे रसोई में लाकर जल्दी से सिंक भर दिया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और बर्तन धोने लगा, लेकिन हेफांग ने 2 बजे के बाद ही उसे भगा दिया। यह मेरे चमकने का समय है, गंदगी मत करो। हेफेंग ने उसे धीरे से चेतावनी दी, बाद में तुम्हारे लिए बर्तन धोने होंगे। उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने लिविंग रूम में किंग की मां की ओर एक नजर डाली और फिर पीछे मुड़कर फुसफुसाया, मुझे तुम पसंद हो। हेफेंग ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, किंग गुआंगलिन ने धीरे से कहा। मैं भी। हेफेंग कटोरा धोते हुए रुका, उसके बालों को झटक दिया और धीरे से उसके गाल पर चुंबन किया। किंग गुआंगलिन ने अपनी घबराहट छिपाने के लिए गला साफ किया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने लिविंग रूम में एक नजर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किन की मां ध्यान नहीं दे रही है, और झट से हेफोंग के गाल पर एक चुंबन दे दिया। सहपाठी किन, हेफोंग ने बर्तन धोते हुए कहा, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। तुम शरारती हो गई हो। मैं तो बस। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए संघर्ष किया। ये तुम्हारी गलती है। हेफेंग ने पलकें झपकाई और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, जब शिक्षक कपड़े धोना समाप्त कर लेंगे तब मैं तुम्हें उचित पाठ पढ़ाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर हिलाया। हेफोंग का जो भी सबक था वह निश्चित रूप से गंभीर नहीं था। सचमुच कोई जरूरत नहीं है? सच में नहीं? ठीक है, तो फिर पछताना मत। हेफेंग ने कपड़े धोने का काम पूरा किया और उसके बगल में मूली काटने लगा।
कोई पछतावा नहीं। किंग गुआंगलिन बस धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती थी। अब तुम क्या कर रही हो? इसे काट लो और नमक छिड़क दो। जब मैं चला जाऊंगा तो इसका निपटारा कर दूंगा और इसे अचार की छोटी सब्जियों में बदल दूंगा, हेफोंग ने कहा। फिर उसे निर्देश दिया, जाओ फ्रिज से कुछ मिर्चें ले आओ। ठीक है। किंग गुआंगलिन को पता नहीं था कि वह ये छोटे अचार क्यों बना रही थी, लेकिन उसने बिना कोई और सवाल किए आज्ञाकारी रूप से उसकी बात मान ली। किंग की माँ जैकेट पहने हुए बेडरूम से वापस आई। मैं टहलने जा रही हूँ, तुम दोनों ठीक रहना। किंग गुआंगलिन ने बाहर देखा, अंधेरा थोड़ा गहरा होने लगा था। लगभग अंधेरा हो गया है, तुम कहाँ टहलने जा रहे हो? तुम्हारी चाची वांग ने मुझे अपने साथ रात के बाजार चलने के लिए कहा है। और हाँ, लड़कियों का रात में अकेले बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। बाद में हेफांग को घर तक जरूर छोड़ देना। मुझे पता है, किंग गुआंगलिन ने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि वह निश्चित रूप से उसे घर तक छोड़ देगा। दरवाजा बंद होने की आवाज से पता चला कि किंग की मां जा चुकी है। हेफांग को मिर्चें देते हुए उसने उसे मूली तैयार करते और उन्हें एक बड़े कटोरे में रखते हुए देखा। इसके बाद वे दोनों रसोई से बाहर चले गए। क्या तुम्हें रात के बाजार जाने का मन है? किंग गुआंगलिन ने उससे पूछा, क्योंकि उसे घर पर कुछ भी मजेदार नहीं लग रहा था। हेफेंग सीधे अपने कमरे में गया और बोला, नहीं, मैं सारा दिन खेलने से थक गया हूं और मुझे आराम की जरूरत है। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा और सहमति जता दी। तो मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं। वह कमरे में एक कप गर्म पानी ले आया जहाँ हेफांग बिस्तर पर लेटी हुई छत को घूर रही थी। किंग गुआंगलिन कप लेकर उसके बगल में बैठ गई। क्या तुम इसे अभी पीना चाहती हो? हाँ, हेफोंग ने उठते हुए और झुकते हुए जवाब दिया। इसे थोड़ा ऊपर उठाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने कप को हेफोंग के होठों से लगाया और उसने वापस लेटने से पहले एक बड़ा घूंट पिया। बस बहुत हो गया, इसे यहीं छोड़ दो। और नहीं चाहिए। उसने कप में पानी की ओर देखा, हालांकि वह एक बड़ा घूंट लग रहा था, पर वास्तव में वह सिर्फ एक घूंट था। बस, मुझे प्यास नहीं लगी है। हेफांग करवट लेकर लेट गई और अपने सिर को हाथ से सहारा देते हुए उसकी तरफ देखने लगी। मैं बस चाहती थी कि तुम मुझे एक घूंट पिला दो, वरना मैं असंतुलित हो जाऊंगी। कैसा असंतुलन? किंग गुआंगलिन ने कप मेज पर रख दिया और फिर बैठ गया। लेट जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। हेफेंग ने उसके बगल में बिस्तर थपथपाया। किंग गुआंगलिन ने सावधानी से कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक कमरे में अकेले हैं और एक ही बिस्तर पर लेटे हैं। यह जरूर उसकी किसी चाल की तैयारी थी। मैं लेटने वाली नहीं हूँ, बस मुझे ऐसे ही बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। चिंता मत करो, उसने आलस से कहा। वह थोड़ा हिचकिचाया, पर आखिरकार किनारे पर लेट गया। मैं लेटा हूँ, इधर उधर मत हिलना। हेफेंग ने अपने नन्हे हाथ से उसके चेहरे को छुआ। देखो, मैंने इतनी मेहनत की है, क्या तुम्हें मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए? बेशक, मैं आपके साथ और कैसे अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ? किंग गुआंगलिन ने उसके हाथ का ठंडा स्पर्श महसूस किया और उसे पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका। देखो, जब मैं तुम्हें आराम करने के लिए लेटने को कहता हूँ तब भी तुम्हें मुझ पर शक होता है। हेफेंग ने मुंह बनाया। मुझे बस डर है कि तुम्हें पता है क्या? कुछ नहीं। किंग गुआंगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? हेफांग ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपने पास आने दूंगा। किस लिए आए हो? किंग गुआंगलिन थोड़ा और आगे खिसक गया। उसे लग रहा था कि वह भ्रष्ट होने के कगार पर है। क्या आप चाहते हैं कि शिक्षक है आपको पढ़ाएं? उसने हल्के से उसकी हथेली को खरोंचते हुए कहा। नहीं, तो फिर बताओ, तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? ओह, किंग गुआंगलिन हकलाया। वह वास्तव में विशेष रूप से नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। नहीं कह सकते, है ना? हेफेंग के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह जानता हो कि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या तुम अब भी कहते हो कि मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता? मुझे पता है कि मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। हेफोंग का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए उसे धीरे से उसके हाथ के पीछे चूमने के लिए ऊपर उठाया। मैं अपनी पूरी क्षमता से तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहती हो। तो फिर थोड़ा और पास आओ। हेफेंग ने किंग गुआंगलिन को खींचा। किंग गुआंगलिन थोड़ा केंद्र की ओर खिसक गया। मुझे किस करो, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फुसफुसाया। बैककोट बैककोट बैककोट। आगे की कहानी सुनाने के लिए AM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।